वेट। सभी को नमस्कार, एक होकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य एक बार फिर आपके साथ हूँ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज के साथ। जहाँ बिल्कुल कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, बढ़िया है, जबरदस्त है, आपकी तबीयत अच्छी होगी। और हम रीड के लिए आज ग्रामर का काम शुरू करते हैं। और भी अगर सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम के लिए ग्रामर का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी जरूरी भी होता है। तो इस तरह से हम आज का सेशन शुरू करेंगे। एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासेस को शेयर कर दे। 17 लाख फ्रॉम फेल हुए हैं स्टूडेंट्स, कहाँ रीडिंग करते हैं? जी हाँ, यही तो समझ नहीं आ रहा है जी, हमको भी तो यही समझ नहीं आ रहा ना जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। चलिए आइए अब सेशन की शुरुआत करते हैं एक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। और आज आपकी हिंदी की क्लास होगी और डॉक्टर ताराचंद सेन 5 बजे आपकी क्लास लेंगे बच्चे, ठीक है ना? तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी। और देखो भाई, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा जोर से बोलो सर, वॉइस बहुत कम आ रही है। अरे यार क्या हो रहा है? चलिए अब मेरे ख्याल से ठीक आ रही होगी। ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए। अब यहां से पक्का ध्यान से देखिए, वो इस प्रॉपर तरीके से आ रही होगी आपके पास। जी हाँ, प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम। ठीक है बेटा, आपके लिए एक जबरदस्त क्लास होने वाली है। जस्ट मेरी क्लास के बाद जिसका आपको इंतजार था, इंग्लिश की बिल्कुल ताबड़तोड़ क्लास आपके लिए होगी। परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वॉइस आपके पास प्रॉपर आ रही है? एक बार मुझे बता दें, जल्दी बता दें। वॉइस आपके पास प्रॉपर आ रही है भाई? आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बताए, जल्दी बताए, फटाफट फटाफट। आ रही है भाई साहब, वॉइस आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि आज हमारे जो सर थे उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, हिंदी वाले सर की। और अब तबीयत बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल डॉक्टर ताराचंद जी सेन आपकी क्लास लेंगे, ये लगभग लगभग तय है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें इस बात को लेकर कि क्या होने वाला है। हिंदी की टेंशन खत्म। और ध्यान रखना बेटा, टीचिंग मेथड ऐसे नहीं होगा कि टाइपिंग का लगा दिया पेन ड्राइव, टाइपिंग के अंदर सारा मैटर छपा हुआ आ गया और उसी को पढ़ दिया अखबार की जैसे, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश तक सब्जेक्ट में मैंने आपको टीचिंग मेथड्स कराए हैं, वो भी कैसे? बिना बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं अक्सर कहता हूं, क्या छोटी छोटी बातें। और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो बिल्कुल स्लाइड वालों से सावधान रहना बेटा। स्लाइड में मात्र बुक का मैटर आता है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आपके पास किताबें हैं और उनसे आप पढ़ सकते हैं बेटा। जो टेक्निकल पार्ट होता है वो लिखकर ही सामने आता है। मजा जब भी आता है जब लिखकर सामने आए। जी बिल्कुल, जस्ट मेरी क्लास के बाद ही हिंदी की क्लास होगी। और जी बिल्कुल जल्दी ही वो सर आपको टीचिंग मेथड शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को ध्यान रखिए। टीचिंग मेथड भी बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है यहाँ से। चलिए बेटा, एक बार अब आप जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर करें ताकि मैं आगे की क्लासेस आपको बता सकूं और आगे कंटिन्यू करवा सकूं। चलो आ जाइए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, यहां से मैं क्लास को शेयर कर देता हूं अपने कॉन्टेक्ट में और आप भी शेयर कर दीजिए अपने अपने कॉन्टेक्ट में ताकि सभी बच्चे टाइम से आ जाए। ज्वाइन। सर प्रेजेंट नहीं लगाओगे क्या? पूजा शर्मा जी बिल्कुल प्रेजेंट लगा दिया है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं थोड़ा सा आपके कमेंट बड़े कर लेता हूं ताकि मुझे अच्छे से समझ आ जाए और यहां से बिल्कुल सारी की सारी चीजें आप तक पहुंच जाए बढ़िया तरीके से। आप बिल्कुल ना घबराएं किसी भी कंडीशन को लेकर, मस्त रहे, आबाद रहे। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो क्लियर हुआ मैटर। अब आ जाओ जल्दी से। आज का अपना जो टॉपिक होगा, वो आज का अपना टॉपिक कौन सा होगा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो अपना टॉपिक होगा मॉडल्स। कौन सा टॉपिक है बच्चे? मॉडल्स है। क्या नाम बोला मैंने इसे? मॉडल्स। सबसे पहले मॉडल्स के लिए एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले मॉडल्स से लिए एक बात ध्यान रखनी है, अपने दिलों और दिमाग में ये चीज होनी ही चाहिए। कौन सी होनी चाहिए बच्चे? की मॉडल के बाद में, मॉडल के बाद में ऑलवेज टाइम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो गई होगी। क्या कहा है मैंने? यहां पर एक बात बताइए कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। दूसरी बात, अब आपके दिमाग में एक चीज हो सकती है, आपके माइंड में एक चीज हो सकती है कि सर कुड तो पास्ट है ना, तो फिर कुड के साथ तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए ना। यही बात समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। सबसे पहले यहां से मैं मॉडल आपको बताऊंगा। तो देखिए, कैन हो गया और यहां पर क्या हो गया बच्चे? कुड हो गया। फिर यहां पर मैंने लिखा मे हो गया और मे का यहां पर देखूंगा तो क्या हो गया बच्चे? माइट हो गया, ठीक है। और फिर यहां पर अगर विल देखूंगा तो विल का क्या हो गया? जोर से बोलो एक बार, वुड हो गया। और अगर बच्चे यहां पर मैं शेल लिखता हूं तो शेल का क्या हो गया? शेल का बच्चे शुड हो गया।
बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? यहाँ तक की बात सभी के समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पर एक और मॉडल लिखा है मैंने, मस्ट। क्या लिखा है बच्चे? मस्ट लिखा है। और यहां से फिर देखो, यहां पर मैंने लिखा है, अब देखो एक आपको याद रखना है, यू डॉन। क्या याद रखना है? यू डॉन, यानी कि तुम डॉन हो। यू डॉन यानी कि तुम डॉन हो। यू से हम बोलेंगे यूज्ड टू। क्या बोलेंगे बच्चे? यूज्ड टू। और डे से क्या बोलेंगे हम? डेयर नॉट। कौन सा नॉट बोलेंगे? डेयर नॉट। और यहां से ओट का क्या बोलेंगे बच्चे? ought to। दोस्तों बात समझ में आ गई बात? और एन से क्या बोलेंगे? नीड नॉट। क्या बोलेंगे बच्चे? नीड नॉट बोलेंगे। तो ये अपने पास सारे के सारे मॉडल्स बिल्कुल अपनी आंखों के सामने हैं, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने सारे मॉडल्स होंगे। एक बार जोर से बोले, पहला क्या लिखा हुआ है? कैन। दूसरा क्या लिखा हुआ है? कुड। जी बिल्कुल। फिर क्या लिखा हुआ है? मे। दूसरा देखो, कैन का क्या हो गया? कुड हो गया। मे का क्या हो गया? माइट हो गया। विल का क्या हो गया? वुड हो गया। शेल का क्या हो गया? शुड हो गया। और मस्ट अपने आप में मस्ट ही रहता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और यहां से देखिए 10 11 12 13, ये 13 हो गए। कितने हो गए बच्चे? ये 13 मॉडल्स हो गए बेटा। अब यहां से देखिए यू का क्या हो गया? यूज्ड टू। और डी का क्या हो गया? डेयर नॉट। और ओ का क्या हो गया? ought to। और एन का क्या हो गया? नीड नॉट। पहली बात तो ये आपको समझनी है। जी बिल्कुल, टीचिंग मेथड्स कंप्लीट करवा दिया है मैंने। अब केवल उनका चलाऊंगा क्वेश्चन आंसर का तांडव। टीचिंग मेथड के भयंकर तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। और इस बात का ध्यान रखना, पूरे पूरे रीट के अंदर 3000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा। रीट के अंदर इंग्लिश में 3000 क्वेश्चंस आपको मैं इस बोर्ड पे सोल्व कराने वाला हूं। तैयार रहे इस बात को लेकर। ग्रेड सेकंड के लैंग्वेज फर्स्ट वाले और लैंग्वेज सेकंड वाले, हर तरीके से हर एक स्टूडेंट तैयार रहेगा, क्योंकि जल्दी ही टीचिंग मेथड्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। और दूसरी बात एक और ध्यान रखें, आपका सिलेबस बहुत जल्दी करवाना है, बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस सेट करवाना है, उसके बाद मुझे रिवीजन करवाना है। इसलिए तैयार रहना। आपके लिए शुक्रवार को आपके लिए जागरण क्लास रखी गई है। कौन सी क्लास रखी गई है? जागरण क्लास रखी गई है। और ये जागरण क्लास 9 बजे से चलेगी बेटा। क्या? 9 बजे से लगातार चलेगी। रात 9 बजे से लगातार जागरण क्लास शुरू हो चुकी है। और इस जागरण क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक होगा, जो आपके सिलेबस में है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक होगा, और ये टॉपिक इसी दिन शुरू करेंगे और इसी दिन खत्म करेंगे। तो इस टॉपिक को यहीं पे ही हमें फिनिश करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। बिल्कुल इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखें। आप कह रहे थे सर जागरण, तो ये लीजिए जागरण क्लास, ठीक है। और इंग्लिश का ही नहीं, हर सब्जेक्ट का जागरण क्लास शुरू होगा। हर दूसरे दिन आपको, हर दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको जागरण क्लास में मिलेगा। एक सप्ताह में, पूरे के पूरे एक सप्ताह में लगभग 5 क्लासेस आपको जागरण क्लास मिलने वाली है। तो आप बेफिक्र रहे, यहां से बिल्कुल बेफिक्र रहे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। तो तैयार रहे शुक्रवार रात 9 बजे से लगातार, ठीक है बच्चे। अब यहां से देखिए ये सारे के सारे 13 क्या हो गए मेरे पास? 13 मेरे पास क्या हो गए? मॉडल्स हो गए। क्या हो गए बच्चे? मॉडल्स हो गए। अब एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले अगर मान लो कैन के साथ मैंने प्ले लगाया है, तो ध्यान रख, कुड के साथ भी क्या आएगा? प्ले ही आएगा। मे के साथ भी क्या आएगा? प्ले ही आएगा। और यहां से अगर मैं वुड करता हूं, तो वुड के साथ भी क्या आएगा? प्ले ही आएगा। क्यों? क्योंकि मॉडल कोई सा भी हो, हमेशा मॉडल के साथ वर्ब का कौन सा? बिल्कुल हर टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगा। अरे बेफिक्र रहो, मेरे गारंटी है। मुझ पे छोड़ दीजिए रीड का सारा दारमदार। बिल्कुल एक बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा कि एक भी चीज। बेटा आपका मल्टीलिंगुअलिज्म, होम लैंग्वेज वाला, मेथड्स वाले और आपके अप्रोचेस वाले, आपका CLT, आपका CCA, आपका रिमेडियल टीचिंग, आपका चैलेंजेस टीचिंग, सारे टॉपिक के अलग से क्वेश्चन कराऊंगा। टॉपिक वाइज भी कराऊंगा, मिक्स भी कराऊंगा, और एक साथ पूरा का पूरा तांडव भी करूंगा। और लंबी क्लास भी दूंगा, 6-6 7-7 8-8 घंटे की। बिल्कुल आप टेंशन मत लो। बिल्कुल शाबाश बेटा, बिल्कुल टेंशन ना लो आप। रही PDF की बात, सब कुछ पहुंचा दूंगा, मुझे पढ़ाने दो। बीच में किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो, बीच में मैं आपको टाइम बता दूंगा, उसमें बात करना, ठीक है। अब यहां से देखें, सबसे पहले मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, राहुल कैन सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द पजल, ठीक है। एक तो मैंने भाई साहब ये लिख दिया। दूसरा मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा, सीमा में देयर।
अब बताइए यहां पर इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, ये आपको बताना है। फिर मैंने यहां पे लिखा राहुल कैन सॉरी राहुल कुड, क्या लिखा बच्चे, राहुल कुड सॉल्व्ड द पजल। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस इनमें से गलत है। अब एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सही आंसर दे दे और एग्जैक्ट टाइम पे क्लास में आ जाए कि आपकी क्लास का टाइम 4 बजे का है बिल्कुल। और हिंदी की क्लास वापस आपके सर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। कल हमारी बात हुई है, डॉक्टर ताराचंद जी सर एक बार फिर आपके साथ होंगे हिंदी की समस्याओं को सुलझाने के लिए। हिंदी के लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए बेटा, बिल्कुल आपके टीचिंग मेथड को भी हाथों से लिखकर जिस तरीके से पढ़ाएंगे ना, ऐसे पीडीएफ नहीं पढ़ाएंगे, अखबार नहीं पढ़ने वाले, वो ध्यान रखना इस बात का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। तो चलिए बेटा, कौन सा क्वेश्चन सही है इनमें से, जल्दी से बताए कौन सा क्वेश्चन सही है। अगर देखा जाए तो ये भी गलत हो गया, ये गलत क्यों हो गया, ये भी क्या है मॉडल है, ये भी क्या है मॉडल है, ये भी क्या है मॉडल है, पहली बात तो ये। अब मॉडल के बाद ऑलवेज टाइम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, चाहे मॉडल में हो, कैन हो, कुड हो, माइट हो, विल हो, शुड हो, कोई सा भी मॉडल हो, कोई सा भी मॉडल हो, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अब ये कैन के साथ में यहां पर क्या आया है, सोल्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि किसी मॉडल के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आए, ये कभी भी नहीं हो सकता, इसीलिए ये क्या हुआ, क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। एंड नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं एक मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना जरूरी है, जबकि यहां पर वर्ब भी नहीं आई, तो बेटा अकेला मॉडल भी कहीं नहीं आएगा। यहां पर अगर बी लगा देते तो ये सेंटेंस सही हो सकता था, क्योंकि बी भी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म है, मैं नमस्ते करूंगा बाद में, पहले पढ़ाऊंगा, बीच में 2 मिनट बात करूंगा तुम लोगों से, उससे पहले मैं कोई कमेंट नहीं देखा और ऑनलाइन झापट मारूंगा, इधर शांति नजर रखना सबकी, और मैं कुछ भी पूछ सकता हूं बीच में से, इधर उधर कोनों में बातें ना करे, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं किसी भी स्टूडेंट से बीच में से, यहां से ध्यान दो इधर, ठीक है। और ये कुड के साथ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, जबकि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये आपको बात को ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, अब हम बात कर रहे हैं आगे। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं तो सर कैन का यूज कहां होता है, और यहां से देखिए कुड का यूज क्या होता है। सबसे पहले तो दोनों के बारे में एक चीज ध्यान से समझ ले, दोनों के बारे में एक चीज बड़े ध्यान से समझ ले, ये भी हो गया कुड और ये हो गया कैन, ये हो गया कैन, ठीक है। ये दोनों बात ध्यान से देख ले, इन दोनों का यूज सेम चीजों के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, अगर किसी भी इंसान की एबिलिटी की बात चल रही है, अगर कोई भी इंसान एबिलिटी की बात चल रही है किसी भी इंसान की, तो एबिलिटी यानी योग्यता, ठीक है। इसके बाद यहां पर आ जाओ, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, और फिर यहां पे लिखा है मैंने पावर, और फिर यहां पे लिखा है मैंने स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत। अगर किसी भी इंसान की एबिलिटी की बात करी जाए, किसी भी इंसान की कैपेसिटी की बात करी जाए, किसी भी इंसान की कैपेबिलिटी की बात करी जाए, किसी भी इंसान की पावर की बात करी जाए, या फिर किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ यानी ताकत की बात करी जाए, कैन हमेशा इनकी ही बात करेगा। कैन की बात करेगा, योग्यता अपने आप के अंदर होनी चाहिए, कैपेसिटी क्षमता होना चाहिए, कैपेबिलिटी सामर्थ्य होना चाहिए, पावर यानी ताकत होना चाहिए, और स्ट्रेंथ यानी ताकत होनी चाहिए, और पावर यानी शक्ति होनी चाहिए। तो इन सब के लिए दोनों का यूज होता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आई, अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, नहीं आए तो आनी चाहिए बेटा। पहली बात तो ये कि सर एक बात बताओ, जब इन दोनों का यूज किया जाता है तो फिर कहां पर कैन आएगा और कहां पे कुड आएगा बेटा, बहुत बढ़िया, कहां पे कैन आएगा और कहां पे कुड आएगा। तो एक बात ध्यान रखना, कैन बताता है किस सेंस को, प्रेजेंट के सेंस को। अगर बात प्रेजेंट के सेंस में हो रही है तो फिर मेरा कैन का यूज होगा, और कुड पास्ट नहीं है, कैन का कुड पास्ट बिल्कुल भी नहीं होता। यह कहना बिल्कुल गलत है कि कैन का पास्ट कुड होता है, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। बेहतरीन, कैन का कुड पास्ट नहीं होता, कुड
पास्ट का सेंस देता है बच्चे। क्या? कुड पास्ट का सेंस देता है। यहां लिख दिया मैंने पास्ट का सेंस। किसका सेंस देता है? पास्ट का सेंस देता है। अगर अब ध्यान रखना है, अगर आपके सेंटेंस में पास्ट का सेंस निकल रहा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कुड। और अगर आपके सेंटेंस में प्रेजेंट का सेंस निकल रहा है तो प्रेजेंट के लिए आंसर क्या होना चाहिए? कैन। सर हमें पता कैसे चलेगा कि सेंस प्रेजेंट का है या सेंस पास्ट का है? अरे भाई साहब पता चलेगा, क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मेट किया जाएगा कि आपकी खोपड़िया में ये चीज बैठ जाएगी कि मामला प्रेजेंट का चल रहा है या फिर मामला पास्ट का चल रहा है। अब देखो आपको मैं पता चलाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिखा, मैंने लिखा अशोक, है ना, अशोक, अशोक के बाद लिखा मैंने सॉल्व, ठीक है। यहां पर मैंने एक बात लिखी है, क्या बात लिखी मैंने? अशोक सॉल्व, सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा अशोक सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना इधर, बिल्कुल बिल्कुल काफी कुछ चीजें क्लियर कर देगी ये चीज आपके माइंड से, ध्यान रखना बिल्कुल। अशोक सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन when he was in 10th class, when he was in 10th class। अब ध्यान से पढ़ो, दोनों के दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अपने आप जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि पास्ट का फील होगा, अगर आपको पास्ट का फील हो जाए तो समझ जाए मामला क्या चल रहा है। पास्ट का अगर फील हो जाए तो समझ जाए कि सारा का सारा मामला कुड का होगा। और अगर प्रेजेंट का, अगर पास्ट का फील नहीं हो रहा है तो वो प्रेजेंट में होगा। तो पहले सेंटेंस में साफ साफ एक बात लिखी है, पहले सेंटेंस में साफ साफ एक बात लिखी है, बिल्कुल ध्यान से देखें, यहां पर ध्यान से देखें एक एक चीज, बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा। अगर बफरिंग थोड़ी सी होती है तो आप एडजस्ट करें, क्योंकि ये नेटवर्क का इश्यू होता है, अपना इश्यू नहीं है ना। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम अंग्रेजी जानते हैं, नेट सही करना थोड़ी ना जानते हैं, ठीक है। नेट सही करना थोड़ी जानते हैं। बात समझ में आ गई यहां पर? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन, मजा आ गया। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनना, अब यहां पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहां पे लिखा हुआ है अशोक सॉल्व, अशोक सॉल्व कर सकता है दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को अशोक सॉल्व कर सकता है। क्या यहां पर कोई भी पास्ट की चीज है? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पास्ट का कोई सेंस दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा? कैन। लेकिन दूसरे सेंटेंस को आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा, और मन में महसूस होना चाहिए, मेरे कहने से मत मानना, ठीक है। अशोक सॉल्व दिस क्वेश्चन, अशोक इस क्वेश्चन को सॉल्व व्हेन, जब ही वाज इन 10th क्लास, जब वो 10th क्लास में था। तो यहां पर ये वॉज आ गया, और इस वॉज ने आपको एक बात बता दी कि सर मामला पास्ट का चल रहा है, और अगर मामला पास्ट का चल रहा है तो अब आंसर क्या हो गया? कुड हो गया। अगर उसको, अगर एग्जामिनर चाहता है आपसे कुड आंसर करवाना, अगर एग्जामिनर चाहता है कि कुड आंसर भरिए, तो ये एग्जामिनर की गारंटी होगी कि वो सेंटेंस में ऐसा कोई सिस्टम अप्लाई करेगा कि आपको महसूस होगा कि वो पास्ट का होगा। अभी तक मैं आपको बहुत सारी चीजें महसूस कराऊंगा, इधर आओ। अब फिर यहां से देखो, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक क्वेश्चन और लिखा, मैंने यहां एक क्वेश्चन और लिखा, अनीता, क्या लिखा बच्चे? अनीता, अनीता स्विम वेरी वेल, अनीता स्विम वेरी वेल, ठीक है। अब यहां से पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने लिखा अनीता स्विम वेरी वेल, वेरी वेल इन हर यंग एज। अब यहां से बताओ, अब यहां से बताओ यंग एज, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब वहां पर मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, हल्का सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। बिल्कुल बेटा, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान, ना तो बेटा स्लाइड का यूज करता और पूरी की पूरी चीजें अपने हाथों से एक्सप्लेन करके लिख कर पढ़ाऊंगा, इस बात की गारंटी है बिल्कुल। और दूसरी बात, आज आपकी हिंदी की क्लास भी होने वाली है, क्योंकि डॉक्टर ताराचंद जी सेन एकदम रेडी है आपके लिए। 20 दिन बाद आखिर वो हॉस्पिटल से वापस जो बीमारी चल रही थी उससे सही होकर आ रहे हैं। हिंदी की आपकी सारी टेंशन खत्म बच्चा। एक बार उनके मुख से जब शब्द सुनेंगे तो लगेगा कि भाई साहब अब आ गया मजा हिंदी का। बहुत बढ़िया। तो देखो अनीता स्विम वेरी वेल, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अनीता स्विम वेरी वेल, अनीता अच्छे से तैर सकती है।
सर आपको क्या पता ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो मैं भी तो पूछ सकता हूं तुम्हें क्या पता ये सेंटेंस प्रेजेंट का नहीं है। जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा हो तो इस बात का ध्यान रखना वो प्रेजेंट में ही माना जाएगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी बात पलटी है और यहां पे लिखा हुआ है अनीता स्विम वेरी वेल इन हर यंग एज लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर पास्ट का पता कैसे चला, यहां पर पास्ट का पता चला, फ्यूचर नहीं आएगा प्रियंका, फ्यूचर नहीं आएगा बच्चे, यंग एज का पता चला है। और यंग एज का मतलब क्या होता है, युवावस्था। क्या होता है, युवावस्था। हिंदी मुझसे गलत हो सकती है, ध्यान रखना, युवावस्था। तो मतलब युवावस्था की बात चल रही है। अब यहां से देखो, अनीता स्विम वेरी वेल, अनीता तैर सकती है, वेरी वेल, बहुत अच्छी, इन हर यंग एज, उसकी युवावस्था में तैर सकती थी। अब ये बूढ़ी हो गई, अब बुढ़िया होने के बाद तैरा नहीं जाता, शरीर ने जवाब दे दिया तो अब तैरने की बस की नहीं है, लेकिन उसकी युवावस्था में, जवानी के दिनों में अच्छे से ये तैर सकती थी। आई बात समझ? आ जाओ यहां पर। फिर यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, अजय लिफ्ट 100 केजी, ठीक है। और दूसरा फिर मैंने लिखा, अजय लिफ्ट 100 केजी इन हिज यंग एज। अब बताए जल्दी से फटाफट। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। बिल्कुल सही बात, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं काम को अभी कर सकता हूं। मेरे अंदर वो ताकत है जो मैं काम को अभी कर दूं, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि उस काम को मैं अभी कर दूं। अगर आपके माइंड में, जी बिल्कुल, अगर आपके माइंड में कोई भी बात ऐसी आ जाती है जिसे आप अभी के अभी कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है। समझ जाओ इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, कुड हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। अब कोई दिमाग में ये भी आ सकता है, आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, कहो तो बताऊं, नहीं कहो तब भी बताऊंगा, कि सर जो भी छोटा क्वेश्चन आ जाए उसमें तो कैन, और जो बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसमें कुड। तो ऐसा नहीं है। हाँ जी एसएमएस जी रुके, ऐसा नहीं है। अब देखिए, रुक जाइए, इससे कई सारे अब लेवल बनेगा आगे। यहां तक समझाने की बातें थी, अब यहां से एग्जाम में आने की बात है, इसलिए इतना जल्दबाजी ना करे। एक या दो क्वेश्चन पक्के आएंगे यहां से, और बाई जी जैसा मुंह आगे तो झापट मारूंगा जो गलत करके आ गया उसके। ध्यान रखना, इतना चिल्लाने के बाद, मेहनत करने के बाद भी अगर गलत करके आ गए तो। माई ग्रैंड मदर चलिए बच्चे, अब बताए क्या आंसर होगा इसका। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए, आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती है जस्ट मेरे से पहले, यानी कि 3 से 4 होती है आर्ट एंड कल्चर। संजय सर बेहतरीन तरीके से आर्ट एंड कल्चर करवाते हैं बेटा, ध्यान रखना इस बात का। अब यहां पर आंसर, मेरे पास आंसर नहीं आया, पहले में कैन आंसर आया, माही का, अनु कंवर, मैं तो आती हूँ संतोषी, बहुत बढ़िया, कैन कुड। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आपके माइंड में देखिए कैसे बनेगा। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, इज ओवर 80 पार है, मतलब है, अभी भी है। कैसे पता लगा, इससे पता लगा। तो इससे पता लग गया कि मामला प्रेजेंट का चल रहा है, और जब मामला प्रेजेंट का चल रहा है तो आंसर क्या होगा, कैन होगा। और सेकंड वाले में ध्यान दे, सेकंड वाले में यहां पर मुझे क्या मिला है, माई ग्रैंड मदर वॉज यानी दादी माँ थी, अब नहीं है, लुढ़क गई। तो यहां पर वॉज यानी थी, तो अब आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ आंसर होगा कुड। यहां पर आंसर क्या होगा, कुड आंसर होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। ठीक है, इसके बाद देख लो, इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल और देख लो यहां से। माही इज ए रेसलर, सी लिफ्ट 100 kg। अब बताएं,
राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। यहां से राइट आंसर मेरे पास अभी तक नहीं आया है भाई राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एक बार जल्दी से बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है, और आंसर क्या होना है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बता दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर। शाबाश बेटा, शाबाश, बिल्कुल मेरे पास आंसर आ चुका है, मेरे पास बिल्कुल केन आंसर आ गया है यहां से। और जवाब में क्या मिला, क्यों आया केन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि माही क्या है, माही एक रेसलर है। रेसलर का मतलब क्या होता है, पहलवान। कौन सा वान, पहलवान। अगर ये माही पहलवान है तो 100 केजी उठा सकती है भाई साहब, क्या उठा सकती है। बात समझ में आ गई? एक बजे फटाफट थंब का निशान। तो ये हमने देखा था कैन और कुड। अब बात करता हूं आगे, ध्यान से देखो। अब देखिए परमिशन के लिए किसका यूज किया जाता है। परमिशन का मतलब क्या होता है, आज्ञा लेना या देना। अब ध्यान से देखो बेटा, आज पूरे मॉडल दिमाग में जाने चाहिए, अच्छे से दिमाग में जाने चाहिए। परमिशन का मतलब क्या हो गया बेटा, परमिशन, आप में से भी परमिशन का यूज होता है ना, और यहां देखा तो मैंने कैन से भी परमिशन का यूज होता है, यानी परमिशन के लिए दोनों का ही यूज किया जाता है। आज्ञा लेना और आज्ञा देना दोनों के लिए ही किसका यूज किया जाता है, कैन का यूज भी होता है और मे का यूज भी होता है, ध्यान रखना। और शुक्रवार रात 9 बजे से शुरू होगा जागरण नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक होगा। इस टॉपिक को शुक्रवार को शुरू करेंगे, शुक्रवार को ही समाप्त करेंगे, क्योंकि अब हम स्पीड बढ़ाएंगे पढ़ने की और उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट के ऊपर जाएंगे। आपका कंप्लीट कोर्स करवाने के बाद प्रैक्टिस सेट हाथ में लूंगा। तो यहां से देखिए, तो बात समझ में आ गई आपके। तो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहां से देखिए, मे का यूज तो किस टाइप की परमिशन के लिए किया जाता है और कैन का यूज किस टाइप की परमिशन के लिए किया जाता है, इसका देखना यहां पर। इसका यूज दोनों के लिए होता है। पहला, टू टेक, परमिशन लेने के लिए, एंड टू गिव, परमिशन देने के लिए। दोनों के लिए भाई साहब मे का यूज होता है, दोनों के लिए मे का यूज होता है। आज तुम मॉडल की बारीकियां सीखोगे, तुम्हें लगेगा कि वाकई में मॉडल पढ़ाया है सर ने। फिर यहां से देखिए, यहां पर देखिए टू टेक मतलब परमिशन लेने के लिए भी, एंड टू गिव परमिशन देने के लिए भी। सर ये तो बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्जैक्टली राम ने आंसर दिया, मैं इस फॉर्मल परमिशन, यू हैव टू यूज फॉर फॉर्मल परमिशन में, राइट। यहां पर देखिए मे का यूज किया जाता है फॉर्मल परमिशन के लिए। कौन सी परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए। अब दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आया पीछे लड़के के, कि सर फॉर्मल परमिशन क्या होती है। उससे पहले वो मुझसे पूछता, उससे पहले ही मैंने एक वर्ड और लिख दिया और कहा इसका यूज होता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए। अब दोनों की बात, ये तो रटने में आ गया, जी बिल्कुल, ये तो रटने में आ गया कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल इनका मतलब कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, इधर देखो। फॉर्मल परमिशन किसे कहते हैं, जो अननोन से ली जाती है। अननोन कौन होता है, अननोन का मतलब होता है जो हमारा जानकार नहीं हो, उसके लिए किसका यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। इसके बाद फिर मैं आपको करूं हायर पोस्ट का मतलब क्या होता है, जो उच्च पोस्ट के लोग होते हैं, कलेक्टर हो गया, टीचर हो गया, और कहूं तो मैं आपसे कोई भी मैनेजर हो गया, तो वो सब काय में आता है, इसमें आता है। इनफॉर्मल कौन होगा, इधर देखो। इनफॉर्मल होता है आपके रिलेटिव्स यानी आपके सगे संबंधी, है ना। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित। क्या होता है एक्वेंटेंस का मतलब, परिचित होता है। बात समझ में आ गई एक्वेंटेंस की, एक्वेंटेंस। और यहां पे लिखा मैंने लोअर पोजीशन या लोअर पोस्ट, नीचे वाली जो पोस्ट होती है। जैसे मान लो चपरासी है, अब चपरासी के लिए तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। वेटर है, वेटर के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। कोई मैनेजर है होटल का, हमें मे का यूज करना पड़ेगा, कैन का थोड़ी ना करेंगे। तो अब देखो इनको समझना, सर रिलेटिव क्या होता है क्या नहीं होता, इस चीज को बड़े ध्यान से समझाऊंगा तुम्हें, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए आप, है ना, मानो कि ये यहां से ये रात के कितने बज रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं, ठीक है, 12:15 हो रहे हैं। और यहां से आप आ गए, आपके आगे रेलवे स्टेशन से आप आ गए, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन से आप आए ना बच्चे, रेलवे स्टेशन से आप आए ना, आपके मोबाइल में क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है या फिर बैटरी नहीं है। आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है या फिर
बैटरी नहीं है। अब यहाँ पर ये एक भाई साहब खड़े थे, यहाँ पर ये एक भाई साहब खड़े थे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप धीरे धीरे चलकर इनके पास आओगे और इनसे क्या मांगेंगे, इनका मोबाइल मांगेंगे। क्या मांगेंगे, इनका मोबाइल मांगेंगे कि भाई साहब आपका मोबाइल दे दीजिए, हमारा मोबाइल में बैटरी डाउन हुआ है, हमें फोन करना है, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, इनमें से बताओ, मे आई यूज योर मोबाइल, या मे आई यूज योर मोबाइल, या फिर कैन आई यूज योर मोबाइल। ध्यान देना बेटा, यहां पर ध्यान देना, सारी समस्याएं दूर कर दूंगा मॉडल की। योर मोबाइल, और यहां पर भी योर मोबाइल सर। अब बताएं यहां से कौन सा, किस टाइप का सेंटेंस आपको सही लग रहा है, दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, एक और ये दो, 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला, जल्दी से बताएं। मैं आई यूज योर मोबाइल, क्या बोलेंगे आप, या आपके ऊपर डिपेंड है, ये बिल्कुल मुझसे ना पूछे, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप खुद क्या बोलना चाहते हैं। मुझसे तो कुछ पूछिए मत, मुझसे तो कुछ ही ना पूछिए आप, क्योंकि मैंने बता दिया है, आप अपने हिसाब से आंसर दे, बेहतर तरीके से आंसर देने की कोशिश करें, मस्त तरीके से आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी कोशिश ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं बेटा, आपकी कोशिश ही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान देना, इस बात का ध्यान देना। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, कतई मजा आ गया भाई। मे आई यूज योर मोबाइल, रीना बानो 1, बिल्कुल सही। अब यहां पर देखो, क्योंकि ये इंसान आपके लिए क्या था, अननोन था। क्या था ये, अननोन, आप इसे जानते नहीं थे, पता नहीं कौन था। तो अननोन लोगों से बात करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, सर, या फिर क्या कहते हैं, मैम। तो किसका यूज किया जाएगा, मे का यूज किया जाएगा। जैसे यहां से फिर देखो, may I use your pen, मैम, ये लीजिए मैम। अब यहां पर दो, अब यहां पर देखो, यहां पर कैन आएगा या मैं सही है, जल्दी से बताओ, यहां पर मैं आएगा या फिर कैन आएगा, जल्दी बता दे एक बार, यहां पर जल्दी, फटाफट फटाफट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसमें भी क्या आएगा, मैं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आप अगर सर या मैम लगा हुआ देख रहे हैं, सर या मैम लगा हुआ देख रहे हैं, तो पक्का क्या आएगा, मैं ही आएगा। क्या आएगा, मैं ही आएगा। याद रखना, एक सेंटेंस और, आप एक सेंटेंस बोलते हो, क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ये सेंटेंस कौन बोलता है, आप ही तो बोलते हो, आप ही तो बोलते हो बेटा, क्यों ना। तो मे आई कम इन सर, बिल्कुल। तो यहां पर आपने किसका यूज किया है, मे का यूज किया है। अब देखो, कैन का यूज कब के, कैन का यूज आप कब करते, देखिए, अगर मान लो यहां पर मैं ऐसे लिखूं, कैन आएगा या फिर मैं आएगा, आई यूज योर मोबाइल, आई यूज योर मोबाइल राहुल। अब बताएं, दोनों में से क्या आएगा, दोनों में से क्या आएगा, जल्दी से बताएं, फटाफट बता दे, करेक्ट आंसर क्या होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताए बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताए। और आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये बेटा ये क्लास 100 पार नहीं हो पा रही है आप लोगों से, ये बड़ी ही दर्द और दुख की बात है। इतने सारे स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी आप केवल अपना पढ़कर चले जाते हैं, बस ये बड़ी गलत बात है। आपको कुछ ना कुछ स्पेशल करना होगा बेटा। ये चैनल आपका खुद का चैनल है, ये चैनल मेरा खुद अपना पर्सनल चैनल है, मेरा खुद का चैनल है, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि अब हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। अब तक हमारी मेहनत कोई और लेता था, लेकिन अब हमने अपनी मेहनत शुरू करी है, यहां पर आपके लिए सारी की सारी क्लासेस शुरू करी है, फिर भी आप इस तरह से बात करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए बेटा, बस आप बताते रहें, बाकी सब काम ऑटोमेटिक होता रहेगा, एक ना दिन अपने आप हो जाएगा। चलिए बेटा, मे आई यूज योर पेन, शाबाश बेटा शाबाश। इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर हो गया अपना कैन, करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें, इसमें राइट आंसर क्या होगा बेटा, कैन राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चे मुझे ढूंढ रहे हैं लेकिन यहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं, पहुंच ही नहीं पा रहे यहाँ पर बिल्कुल भी। आप मेरे पुराने जो वीडियोस है, ऑफलाइन वीडियोस जहां हम पहले पढ़ाते थे, उनके ऊपर जितने भी कमेंट है, उन सब कमेंट पे आप बोल सकते हैं कि रवि आचार्य सर अब एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं, बिल्कुल आप वहां पर बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है बेटा, शाबाश शाबाश बच्चे। अब यहां से फिर देखिए, तो ये काम आप करें, करना पड़ेगा, जब जाए काम चलेगा, है ना। कैन आई यूज योर मोबाइल राहुल। फिर देखिए यहां पर देखिए, कैन या मैं, कैन या मैं, आई यूज योर पेन दीदी। क्या लिखा, दीदी। अब बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए,
फ्राइडे को कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जागरण क्लास होगी, रात 9 बजे से लगातार चलेगी, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को खत्म करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। उसी दिन टॉपिक शुरू करेंगे और उसी दिन टॉपिक को खल्लास खत्म कर देंगे। तैयार रहे, शुक्रवार रात 9 बजे से लगातार जागरण क्लास में पूरी रात जागरण चलने वाला है और एक टॉपिक उसी रात को खत्म करने वाले हैं हम लोग। घबराना नहीं बेटा, आपका सिलेबस कंप्लीट करके लगभग 2 से 3 हजार क्वेश्चन आपको मैं सोल्व कराऊंगा इस बोर्ड के ऊपर। 2 या 3 हजार क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा इस बोर्ड के ऊपर। आप सभी बच्चों को ध्यान रखना इस बात का। दोस्तों ये पहल शुरू हो चुकी है अब ऑनलाइन की। चलिए बेटा, और ये जब दूसरों के यहां पर हमने 3-3, 4-4 हजार क्वेश्चन लाइव कराए, तो बेटा यहां 12 घंटे का मैराथन एक ही क्लास में पूरी रीड खत्म करके जाऊंगा, ध्यान रखना, एक ही क्लास में पूरी रीड। अब आ जाओ, इसमें यहां पर दीदी तो रिलेशन में आती है, दीदी तो रिलेशन में आती है, भाई होता तो रिलेशन में आता, पापा होता तो रिलेशन में आता, मम्मी होती तो रिलेशन में आती। और यहां पर एक बात ध्यान रखना है, और यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि अगर रिलेटिव्स का मतलब होगा सगे संबंधी और एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित। कौन सा चित? परिचित। जिन लोगों को हम जानते हैं, जो हमारे सगे संबंधी है, जो हमारे परिचित है, उन सब के लिए तो कैन का यूज किया जाएगा। और जो हमारे परिचित नहीं है, सर या मैम बोलकर हम जिनके बात करते हैं, उसके लिए हमें मे का यूज करना पड़ेगा। यह बात अगर समझ में आ गई है तो फटाफट थंब का निशान सेंड कर दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जागरण में कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, जागरण में बेटा एक आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक सारी रात क्लास चलेगी। बिल्कुल 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 सारी रात क्लास चलेगी, जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता तब तक चलेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। अब यहां पर वेटर, क्या लिखा हुआ है? वेटर। अब यहां पर बताओ, यहां पर किसका यूज होगा? सर आपकी परमिशन के लिए। सर आपको रात इतनी पसंद क्यों है? बेटा सारे जागरण रात को ही होते हैं मेरे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तैयार रहे बेटा, जागरण की क्लास एक सक्सेसफुल क्लास होगी। आपको चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो और इवेंट लगा हुआ है अपना, उसको जम के आप शेयर करें, अपने दोस्तों अपने करीबियों को बताएं, अपने आस पड़ोस के देशों में बताएं, अफ्रीका, यूक्रेन, रसिया, हर जगह बेटा, हर जगह, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, हर जगह क्लास को शेयर करें, ठीक है। अब यहां से देखो, आई हैव बिल वेटर, यहां का राइट आंसर क्या होगा? यहां का राइट आंसर क्या होगा? अमित पुनिया जी, इसके ऑनलाइन झापड़ लगाओ, इसके फोन करो इसकी मम्मी को। और ये लेट आने वाले मनीषा मीणा जी बिल्कुल बात नहीं करे, बिल्कुल बात नहीं करे, बिल्कुल क्लास का टाइम है 4 बजे का, आ रहे हैं 4:40 पे, है ना, बिल्कुल आते पहले बैठ जाओ यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कैन। क्यों? क्योंकि भाई साहब मामला किसका चल रहा है? मामला वेटर का चल रहा है। अगर लोअर पोस्ट होती है तो कैन का यूज होता है, अपर पोस्ट होती है तो आपका किसका यूज होता है? अपर पोस्ट के लिए किसका यूज होगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइम का पता नहीं था, टाइम कितने बार पता लगा दिया। 4 बजे क्लास होती है, 4 से 5 क्लास होती है रीड की, और 5 बजे से आपकी बेहतरीन क्लास होगी हिंदी की बेटा। बिल्कुल, हिंदी की एक ऐसी जबरदस्त क्लास होने वाली है जिसका आपको इंतजार है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। याद रखना है मेरी बात, जिंदगी में छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे। स्लाइड वालों से सावधान, स्लाइड वालों से बिल्कुल सावधान रहना बेटा, हर चीज के लिए स्लाइड वालों से सावधान रहना, क्योंकि ये पर्चा पर्ची वाला सिस्टम गलत है बेटा। यहां पर पर्चे लगाए, अखबार पढ़ दिया, अखबार तो आते हैं घर में, दैनिक भास्कर पढ़ लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए यहां से एक बात और बात करते हैं, एक बार और बात करते हैं। यहां पर आ जाओ, अब बात चलती है अपनी किसकी? पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, यहां पे देखो, यहां पर मैंने क्या लिखा है? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। कौन सी भावना? संभावना। अब संभावना व्यक्त करने के लिए लिख देता हूं मैं यहां पे, लीजिए, संभावना। किसी भी चीज की होने की संभावना कितनी है, किसी भी चीज की होने की संभावना कितनी है, वो काम होगा या वो काम नहीं होगा, यही चीज हमें संभावना में पढ़ना है। और संभावना कैसे चेक करी जाएगी? पॉसिबिलिटी कैसे चेक करी जाएगी? ध्यान से देखे बेटा, ध्यान से देखे। मे का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और यहां से मैं बात करूं आपसे तो यहां से माइट का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और माइट के साथ साथ यहां पर मस्ट का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है। आगे बात समझ। अब देखेंगे कैसे होता है, अब सिर्फ ये देखना है कि यूज कैसे होता है, ठीक है। ये आ गया भाई साहब,
तीनों का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है। अब ध्यान से देखो इधर बढ़िया बढ़िया तरीके से, ये हो गया मे, और ये हो गया माइट, और ये हो गया मस्ट। आ जाओ, मे का यूज कब किया जाता है? मे का यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है नॉर्मल पॉसिबिलिटी, नॉर्मल पॉसिबिलिटी, ठीक है। और नॉर्मल पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि काम 50% हो भी सकता है और काम 50% नहीं भी हो सकता। हमको कुछ पता नहीं है भाई, काम हो भी जाए काम नहीं भी हो, मतलब हम किसी भी साइड नहीं है, काम होने की साइड में भी नहीं है और काम नहीं होने की साइड में भी नहीं है। तो जब नॉर्मल पॉसिबिलिटी है हम कुछ नहीं कह सकते, न तो हम हाँ में जवाब दे रहे और ना ही हम ना में जवाब दे रहे। भाई साहब हो जाए तो हो जाए और नहीं हो तो नहीं हो, हम कुछ नहीं कर सकते। यहां पर देखिए, यहां पर किसी भी काम की संभावना 100%, लेकिन कैसी? माइनस में। जब 100% माइनस में है मतलब काम नहीं होगा, और इसको बोलते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसे? रिमोट पॉसिबिलिटी बोलते हैं। जब काम न के बराबर 100% संभावना हो लेकिन माइनस में। माइनस का मतलब क्या हुआ? न के बराबर संभावना होनी चाहिए, न के बराबर बेटा। और मस्ट का यूज होता है 100% संभावना हो लेकिन प्लस में। आपका काम पक्का होगा ही होगा, आपका काम पक्का होगा ही होगा। इसको किसमें कहते हैं? मस्ट में। तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई है, और पॉसिबिलिटी है वो भी पढ़ाऊंगा, घबराना मत बेटा। मकसद मेरा इतना सा है कि रीट का क्वेश्चन कहीं ना छूटे, क्योंकि पिछली बार लोगों के 25, 26, 28, 29 और बेटा एक बच्चा 2 बच्चे ऐसे 30 में से 30 नंबर आए हैं। तो डेप्थ गहराई तक पढ़े, ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। और छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। आ जाओ बच्चे आ जाओ। और दूसरी बात, आज 5 बजे हिंदी की क्लास पूरी संभावना है होने की, पूरी संभावना है होने की। डॉक्टर ताराचंद जी सैन आपकी 5 बजे से हिंदी की क्लास लेंगे। ये बहुत खुश की बात है बेटा। जी बिल्कुल काफी क्वालिफाइड टीचर है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। नेट पीएचडी कर रखी, तभी उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, झूठा वाला डॉक्टर नहीं है ना, डॉक्टर लगा हुआ है। भी मेरे नाम के आगे नहीं लग रहा ना डॉक्टर, इसका मतलब हमारी पीएचडी नहीं हुई, उनके आगे लग रहा है, इसका मतलब उनकी हो चुकी। और आप पढ़ कर देखेंगे तो मजा आ जाएगा बेटा। हर एक चीज को बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करके जो पढ़ाते, आहा आनंद की अनुभूति हुई। अब यहां पर देखिए, मैं, मस्ट और माइट का यूज काम नहीं होगा। जैसे देखिए, मैं एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करता हूं, बताना, मैं एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब यहां से मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अब मुझे आप बताइए कि क्या आएगा। मैंने लिखा राम हैज 5 कार्स, राम हैज 5 कार्स, ही बी अ रिच पर्सन, ही बी अ रिच पर्सन, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, पर क्वेश्चन को देखकर क्या करना है, समझना है। मैं बताऊं जैसे चलना है और जैसे कहूं वैसे आंसर देना है। तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा? राम हैज 5 कार्स, और यहां पर एक ये है। इसका मतलब ये होता है कि इस वाले सेंटेंस को पढ़ो, इस वाले सेंटेंस को पढ़ लो पहले तो आप, और इसको पढ़ने के बाद में इसके होने की कितनी संभावना है, इस काम के होने की संभावना। जब तक इस चीज को इससे रिलेट नहीं करोगे ना, आंसर गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, इधर ध्यान से देखो, राम हैज 5 कार्स, राम के पास 5 कार है, ठीक है। अब मैं बताओ, इसको पढ़ लिया तुमने कि राम के पास 5 कार है। अब मैं आपसे पूछूंगा, यार ये धनवान है क्या? अरे बेवकूफ इंसान, ये धनवान है क्या? अरे ये धनवान है, जब इसके पास 5 कार है, वरना गरीबों के पास 5 कार थोड़ी ना होती है। तो इसमें ये धनवान हो सकता है, ऐसा नहीं है ये धनवान है रे बाबा, ये धनवान है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? मस्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 5 कार है, तो वो धनवान है, हो सकता है नहीं है, हो सकता है नहीं है। शुक्रवार रात 9 बजे से लगातार जागरण क्लास का पहला जागरण होगा, और उसके अंदर मैं आपको बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को खत्म करूंगा। दूसरी बात, हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हर सब्जेक्ट का आपके लिए जागरण रख दिया है, उसका टाइम टेबल लॉन्च कर दूंगा। हर दिन एक नया जागरण होगा, हर दिन एक नए सब्जेक्ट का जागरण होगा। मस्त तरीके से पढ़े, हजारों की संख्या में क्वेश्चंस बोर्ड पे लाइव करवाऊंगा, हजारों की संख्या में क्वेश्चन बोर्ड पे क्या कराऊंगा बेटा? लाइव कराऊंगा। इस बात का ध्यान रखना इस बात का। बहुत बढ़िया उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। एक क्वेश्चन और आ जाओ, एक क्वेश्चन और इधर आ जाओ, आओ खेलें।
फिर यहां पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, और अब की बार ध्यान रखना, मैंने लिखा भाई साहब सीमा, क्या लिखा मैंने, सीमा हैज गॉट, क्या लिखा, सीमा हैज गॉट 95% मार्क्स, क्या लिखा है, ये लो भाई, ये लो। अब आपको बताना है ना, ध्यान से पढ़ के मीनिंग निकाल के बताना बेटा। मॉडल को सोल्व करने के लिए उसका मीनिंग निकालने की भरपूर कोशिश करें। कौन सी भरपूर। सेकंड ग्रेड वालों की क्लास 10 से 11 होती है, सेकंड ग्रेड वालों की क्लास रात को 10 से 11 होती है, अभी इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर मिलेगा सी इंटेलिजेंट गर्ल, बताए इसमें क्या आंसर होगा, जल्दी से अपना आंसर बताए फटाफट। शकुंतला जी इतना लेट आए आप, अरे इनके घर पे फोन करो, एडिटर साहब कब घर वालों को कह दो, बिल्कुल है ना, आज का खाना नहीं खिलाया इनको। ये लेट आने वालों से बिल्कुल नफरत है मुझे, सख्त नफरत है बेटा। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं और आप लेट आ रहे हैं यार, कितनी बुरी बात है। यहां से सोचिए एक बार, कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है ये, एक बार सोचिए। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपके लिए जितना केयरफुल मैं हूं उतने तो आप खुद भी नहीं है, लेट आते हैं आप, झापट मारी जाएगी इनके ऑनलाइन। चलिए यहां से देखिए, सीमा हैज गॉट, यानी सीमा ने प्राप्त कर लिए हैं कितने परसेंट भाई साहब, 90% मार्क्स। सीमा ने 95% मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं। सी बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह इंटेलिजेंट लड़की हो सकती है। अरे भाई दादा 95%, जिस ये कोरोना का रिजल्ट नहीं है, ध्यान रखना। सी हैज गॉट 95% मार्क्स, उसने 95% मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं। जब 95% मार्क्स प्राप्त कर लिए तो वो इंटेलिजेंट है, निश्चित रूप से ही मस्ट का यूज होगा, ठीक है बेटा, मस्ट का यूज होगा, ठीक है। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद एडुपत आचार्य सर्च करें, ये ऐप है अपनी वाली संस्था का, एडुपत आचार्य सर्च करें। लोगो आप चैनल पे देख ले, जो लोगो आपको चैनल पे नजर आ रहा है वो लोगो वहां पर होगा, इसको इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद में अपने नंबर वगैरह डाल दे, फिर आपको कोर्सेज दिखेंगे, उन कोर्सेज में जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। आपको दिख जाएंगे वहां पर जो सारे के सारे कोर्स है वहां पर, तो जो भी कोर्स आपको दिख जाए उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, उसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मिल जाएगा। मजे करो। सर ये सेकंड ग्रेड के लिए नहीं है क्या क्लास, क्यों नहीं है, यह टॉपिक मॉडल टॉपिक है, आराम से पढ़े बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब यहां से देख लिए, बात समझ में आ गई यहां पर, बहुत अच्छे। अब देखो एक क्वेश्चन और, अब मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा हिज फादर इज सीरियस, ध्यान दे इधर, हिज फादर इज सीरियस, ही डाई एनी टाइम बेटा, एनी टाइम, ठीक है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बेहतरीन तरीके से दम है तो इसका जवाब दे, जिसमें है दम बिल्कुल ये गेम खेलेंगे हम। हिज फादर इज सीरियस, उसके पापा सीरियस है, ही डाई एनी टाइम। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अब यहां पर देखो, अगर किसी ने मस्ट लगा दिया तो सुने, मस्ट लगा दिया तो सुनना बेटा। उसके पास 5 कार है, तो वो धनवान है क्योंकि उसके पास कारें हैं। उसके 95% मार्क्स आ चुके, इसीलिए वो क्या है, इंटेलिजेंट है। उसके पापा सीरियस है, मस्ट मर गए, मस्ट लगा दिया तो मर गए, और मस्ट अगर मर गए तो फिर सीरियस कौन है, ना जी ना, हम यहां पर मस्ट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मस्ट का मतलब होता है काम हो गया, तो फिर तो मर गए, वो मस्ट लगा दिए तो मर गए। आपने तो बोल दिया भाई मरेंगे, अरे आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई भी इंसान सीरियस है तो हो सकता है कि वो सीरियस होने के बावजूद भी क्या हो जाए, सही होकर आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा हुआ है कि बहुत ज्यादा सीरियस होने के बाद भी इंसान जिंदा हो जाता है। क्यों, हम ये कह सकते हैं कि भाई सीरियस बहुत है लेकिन भगवान की लीला है, हो जाए तो सही भी हो जाए। इसीलिए यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, इसीलिए यहां पर मस्ट नहीं लगाएंगे। और अगर तुमने माइट लगा दिया तो भी मामला गलत हो जाएगा। क्यों, माइट बोलता है काम नहीं होगा, बिल्कुल काम नहीं होगा। तो हिज फादर इज सीरियस, उसके पापा सीरियस है, ही माइट डाई एनी टाइम, वह कभी भी नहीं मरेंगे। अरे भाई बहुत ज्यादा सीरियस है, तुम कह रहे हो कभी भी नहीं मरेंगे,
तो भाई आप न तो कह सकते कि मरेंगे और नहीं आप कह सकते कि कभी नहीं मरेंगे, आप कह सकते हो केवल में, मतलब मर भी सकते हैं और नहीं भी मर सकते। इस बात का ध्यान रखना। राइट आंसर क्या होगा बच्चे? राइट आंसर होगा यहां पर में। जब कोई भी काम निश्चित रूप से नहीं होता तो माइट होता है, निश्चित रूप से हो रहा होता है तो मस्ट होता है। और आप कुछ नहीं कह सकते, केवल आप यह कह सकते हैं कि काम हो भी जाए और काम नहीं भी हो, उस कंडीशन में आंसर क्या होता है? में होता है बेटा। आंसर क्या होता है? में। इसके साथ यहां से एक और क्वेश्चन, बौछारे क्वेश्चन की मेरे पास, जल्दी से आ जाओ। अब आप जवाब देंगे 26 लाख रुपए के लिए यह क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना। मैंने यहां पे लिखा there are no clouds, there are no clouds in the sky, there are no clouds in the sky, it rained today, it rained today। लो जी लो, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अरे यार ये क्या कर दिया मैं। चलो जी चलो, अब बताओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। अब बताओ में आएगा, माइट आएगा या मस्ट आएगा? जल्दी से फटाफट फटाफट। एक और क्वेश्चन यहां पर देखिए, एक और क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए। देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, इट रैन टुडे। आ जाओ बेटा आ जाओ, जल्दी से बनाते रहो। क्या क्या आएगा इसमें? आंसर क्या क्या आएंगे जल्दी बताएं। देयर आर a few clouds in the sky, it rain today। इसके बाद फिर देखिए, there are little milk in the jug, she prepared tea। चलिए जी, अब इनके सही आंसर क्या होंगे फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं। जी बिल्कुल, अब जल्दी से इनके आंसर बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके द्वार है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके द्वार है, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल सर, ये एग्जाम्पल कब से याद है आपको? लास्ट बार भी यही बेटा, मेरे को सारे के सारे एग्जाम्पल याद है, जितने भी एग्जाम्पल दिए मुझे सारे एग्जाम्पल याद रहते हैं। एक ही बार पढ़ने के बाद मुझे सब कुछ याद हो जाता है, ध्यान रखना इस बात का। बहुत बढ़िया, तभी तो आज तक देखा होगा ना बेटा, मैंने कभी स्लाइड नहीं लगाया। टीचिंग मेथड, उसमें भी मैंने स्लाइड नहीं लगाई, सब कुछ अपने हाथों से लिखा है, क्योंकि बेटा मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। और इसीलिए बार बार मैं बोल, अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करो कि वहां ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, सीधा दिमाग में आंसर आना चाहिए कि इसका आंसर यह है, उसके बाद ऑप्शन चेक करो बेटा, उसके बाद ऑप्शन चेक करो। क्योंकि अपने आप को तैयार इस तरीके से करो, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो अपने माइंड को कि डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे। स्लाइड वालों से सावधान बेटा, स्लाइड से सावधान रहना, जिस दिन सीख लेंगे काम हो जाएगा। यह बात मानने में नहीं आएगी, लेकिन अभी अपने मन में बिठा लो, स्लाइड वालों से विशेष तौर पे सावधान। और जल्दी ही देखना, मैं ये बोलता हूं सब सुनते हैं, वो स्लाइड लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि भाई साहब वो दाढ़ी वाले बाबा वो स्लाइड वालों से सावधान करता है बच्चों को, तो वो स्लाइड लेना भूल जाते हैं स्लाइड लेना। वो पढ़कर मेहनत करते हैं, फिर बाद में सब भूल जाएंगे, एक दिन सब स्लाइड लेना भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि समझ गए कि बाबा चिल्लाता है वहां से। स्लाइड वालों से सावधान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहां पर, पहले का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। जी बिल्कुल बिल्कुल, लिटरेचर सब पढ़ा देंगे, आप बिल्कुल ना घबराएं। यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है देयर आर नो क्लाउड्स, यानी नो क्लाउड्स, बादल नहीं है। देयर आर नो क्लाउड्स, है ना, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं है। इट रेन टुडे, बारिश हो सकती है। बताओ बेटा बताओ, कितनी संभावना है? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, बारिश होने की संभावना कितनी है? अगर आसमान में बादल नहीं है तो बारिश होने की संभावना कितनी सी है? एक बार जल्दी से जल्दी बता दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, कि जब बारिश होने की संभावना कितनी सी है? बिल्कुल सही बात, माइट विल बी करेक्ट आंसर, माइट। क्यों? जब बादल है ही नहीं तो बारिश का ही बात की भाई, बारिश नहीं होगी। इसके बाद देखो, देयर आर फ्यू क्लाउड्स,
यहां पर देखिए, इस वाले वर्ड को अपने दिमाग में डाल ले बेटा। फ्यू क्या होता है? फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब नॉट ही होता है। क्या होता है इसका मतलब? नॉट ही। यहां पर मैंने नो लिख दिया, इसलिए आप समझ गए कि ये नो है, लेकिन यहां पर मैंने नो नहीं लिखा, यहां पर मैंने फ्यू लिखा है। और आपको यह समझना होगा, क्या आपको यह समझना होगा कि फ्यू का मतलब भी नॉट होता है बच्चे, फ्यू का मतलब भी नॉट होता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? माइट यहां पर राइट आंसर होगा। देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में न के बराबर बादल है और आसमान में बादल नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल्ली से हमारी क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। एक एक स्टूडेंट के मन के अंदर जगह बनाएगा यह रवि आचार्य, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। मेहनत इस तरीके से करूंगा कि लोग ये मानना पड़ेगा कि भाई साहब कतई जहर। 1000 लाइव पढ़ाए थे, इनमें से कई सारे बच्चे हैं जो आज भी बोल सकते हैं। 1000 बच्चे हमने लाइव पढ़ाए थे बेटा रीड के अंदर। वो चैनल चेंज हो गए तो कोई बात नहीं है, इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करी जाती है कि फुल सपोर्ट करें, क्योंकि इस बार ये चैनल अपना खुद का है, तो यहां से अब रिप्लेस होने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, कहीं से हटने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा क्लासेस यही मिलेगी, हमेशा यहीं पे क्लासेस मिलेगी। तो बिल्कुल मन से जरूर सपोर्ट करें बच्चे ना, वापस 1000 तक पहुंचेंगे। जी रीना बानो, बहुत अच्छी बात। फिर देखिए यहां पर, देयर आर एफ्यू क्लाउड्स, देयर आर एफ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। अब एफ्यू का मतलब ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, यहां पे लिखा हुआ है एफ्यू लिखा हुआ है, और अगर यहां पे मैं लिख दूं अ लिटिल, इन दोनों का मतलब होता है सम, और सम का मतलब क्या होता है? कुछ। सम का मतलब क्या होता है? कुछ। आई बात समझ? आई बात समझ? एफ्यू मतलब क्या होता है? एफ्यू का मतलब और लिटिल का मतलब, दोनों का मतलब ही क्या होता है? कुछ। जबकि फ्यू का लिटिल का मतलब क्या होता है? न के बराबर। तो कुछ होता है तो बादल है, कुछ तो बादल है, बारिश हो सकती है। अरे यार बादल है, अब हो जाए तो हो भी जाए, नहीं हो तो नहीं भी हो, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमने हमारी गारंटी थोड़ी ना। तो इसमें ऐसी कंडीशन में आंसर क्या आएगा बेटा? यहां पर आंसर में आएगा। बात समझ में आई? आंसर क्या आएगा यहां पर? मैं, यहां पर राइट आंसर आएगा बेटा। मैं यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल जहर, बिल्कुल। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। यहां तक की बात मेरे ख्याल से बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी, दिल में उतर गई रे छोरो बातें। जल्दी बताओ रे छोरो फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन बेटा, बेहतरीन। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ बेटा, हिंदी के मास्टर जी बड़े खतरनाक है, इस चैनल के सबसे खतरनाक मास्टर हिंदी वाले हैं। बेहतरीन बेटा, एक एक चीज का पोस्टमार्टम, और हर चीज बोर्ड पे लिखते, जैसे मैं कहता हूं स्लाइड वालों से सावधान। तो याद रखना है बेटा, इस बात का याद रखना है, जिंदगी में बहुत आगे। और तुम भी जब, आप लोग भी जब आगे कभी मास्टर बने तो बेटा स्लाइड का यूज नहीं करना ना, मेहनत करनी है इतनी कि कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए पढ़ाने के अंदर। मास्टर ऐसे नहीं कि डरते डरते, नहीं, फुल ओपन चैलेंज होके पढ़ाना चाहिए, जब आएगा मजा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाओ। अब यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पे लिखा हुआ है देयर आर लिटिल मिल्क इन द जग, देयर आर लिटिल मिल्क। लिटिल का मतलब क्या होता है? लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। न के बराबर क्या है? दूध है काई में, जग में, न के बराबर दूध है जग में। क्लाउड्स बेटा काउंटेबल है ना। जब न के बराबर दूध है तो फिर चाय बना सकती है या चाय नहीं बना सकती है? बताओ लड़की, ये लड़की चाय बना सकती है या नहीं बना सकती? जल्दी से बताओ, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके इसका राइट आंसर दे, बेहतरीन आंसर देने की कोशिश करे बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया, कतई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहां से एकदम सटीक आंसर आया है आपका, एकदम सटीक आंसर आया है, अगर मैं बात करना चाहूं आपसे। बहुत बढ़िया बात है यहां से। जी बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? माइट, बिल्कुल सही बात है भाई, माइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हुआ। क्यों? क्योंकि न के बराबर अगर दूध है तो फिर बनेगा कैसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बनेगी चाय, बनेगी कैसे? अगर न के बराबर दूध है तो फिर चाय बनेगी कैसे? इसके बाद फिर देखिए यहां पर, राधा इज a dull student, Radha is a dull student, she get 90% marks। बताओ रे, अब बताओ आंसर होगा कि नहीं होगा? फिर यहां पर देखिए, he is working hard, he is working hard, he
विन द स्कॉलरशिप। बताएं इन दोनों के राइट आंसर बताएं क्या होंगे बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर देने की कोशिश करें। शाबाश बेटा, फटाफट 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 जितना जल्दी हो सके बताएं। और एक बात ध्यान रखिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। जल्दी से बताएं किसी भी राइट आंसर क्या होगा, एक बार दोनों के दोनों ही बताएं जल्दी से और बताएं। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर बिल्कुल सटीक राइट आंसर। आपके समझ में आ गया होगा कि राधा इज अ डल स्टूडेंट। राधा कैसे स्टूडेंट है? राधा एक डल स्टूडेंट है, टॉल स्टूडेंट है राधा। जब राधा एक टॉल स्टूडेंट है, जी बिल्कुल, तो फिर बताएं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर सी गेट 90% मार्क्स, वह 90% मार्क्स प्राप्त कर सकती है, गलत आंसर है। जब वो एक डल स्टूडेंट है तो भाई साहब कतई डल स्टूडेंट है तो फिर 95 कतई नहीं नंबर आएंगे, कतई भी ये नंबर नहीं आएंगे, बिल्कुल भी ये नंबर नहीं आएंगे, किसी भी कंडीशन में ये नंबर नहीं आ सकते, इस बात का ध्यान दें। दूसरा देखिए, ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, वह वर्किंग हार्ड, वह तेज मेहनत कर रहा है, वह तेज मेहनत कर रहा है, बहुत हार्ड मेहनत कर रहा है, कठिन मेहनत वो कर रहा है, इस बात का ध्यान दे बेटा। बहुत बढ़िया। हेलो, ठीक है बच्चे, अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए आगे, अब यहां से जल्दी से देखिए, जल्दी से सर, बिल्कुल नंबर आएंगे, सभी के नंबर आएंगे, घबराए नहीं। अब यहां पर देखिए जल्दी से, ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन मेहनत कर रहा है ना, वह कठिन मेहनत कर रहा है। अब विन द स्कॉलरशिप, वह स्कॉलरशिप जीत सकता है। अरे मेहनत तो तुम सभी कर रहे हो, तो सभी नौकरी लग सकते हैं क्या? नहीं, सभी नौकरी लग सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कठिन मेहनत कर रहे हैं, नौकरी लग भी सकते हैं और नौकरी नहीं भी लग सकते। तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? मैं। तो वह स्कॉलरशिप जीत भी सकता है और स्कॉलरशिप नहीं भी जीत सकता, इस बात का भी ध्यान रखना है। स्कॉलरशिप जीत भी सकता है और स्कॉलरशिप नहीं भी जीत सकता बेटा, नहीं भी जीत सकता, क्योंकि हार्डवर्क करने से क्या होगा? हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होता, केवल और केवल पॉसिबिलिटी बढ़ती है, किस्मत की बात ये होती है, ठीक है। तो ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन मेहनत कर रहा है, ही मे विन द स्कॉलरशिप, और वह स्कॉलरशिप जीत सकता है। ऐसे ही फिर यहां पर देखिए, फिर यहां पर देखिए, आपको एक मॉडल का और ध्यान रखना है जिसे क्या कहते हैं? यूज्ड टू। और एक मॉडल का और ध्यान रखना है जिसे क्या कहते हैं? वुड। वुड, ठीक है। अब देखना यहां पर बच्चे, ये वुड और यूज टू और वुड का क्या काम होता है? ध्यान से देखना इधर, ध्यान से देखना इधर, इन दोनों का क्या काम है? वुड और यूज टू ये बताते हैं पास्ट हैबिट को। सर ये क्या होती है? अभी बताता हूं ये क्या होती है। पास्ट हैबिट, और पास्ट हैबिट का मतलब होता है भूतकाल की आदत, ऐसी आदतें जो भूतकाल में, भूतकाल की अब वो आदत नहीं है। तो भूतकाल की आदत को बताने के लिए आप यूज टू का यूज भी कर सकते हैं, तो फिर आप वुड का यूज भी कर सकते हैं। भूतकाल में कोई सी भी चाहे आदत हो आपकी, जिस तरीके से, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा मैंने यहां पर? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पर जैसे मैंने एक बात यहां पर लिखी, क्या लिखी? सी के बाद लिखा मैंने यूज्ड टू, सी यूज्ड टू प्ले, सी यूज्ड टू प्ले कार्ड्स इन इन हर यंगेज, इन हर यंगेज या चाइल्डहुड कर देता हूं ना, इन हर चाइल्डहुड। क्या लिखा बेटा? इन हर चाइल्डहुड मैंने यहां पर कर दिया। वह उस, अब देखो यहां पर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, कैसे लिख सकता था? सी वुड, क्योंकि दोनों ही सही है, दोनों ही सही है बेटा, ध्यान रखना। सी वुड प्ले कार्ड्स, सी वुड प्ले कार्ड्स इन हर चाइल्डहुड, इन हर चाइल्डहुड। अब यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है
कि वह यूज्ड टू प्ले, वह खेला करती थी क्या, कार्ड्स यानी ताश, वह ताश खेला करती थी इन हर चाइल्डहुड, उसके बचपन में। अब नहीं खेलती, बचपन की बात है, बचपन में वो ताश खेला करती थी, इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड ग्रेड की इंग्लिश कब से शुरू होती है इंग्लिश की, सेकंड ग्रेड का टाइम है रात 10 बजे से 11 बजे तक। एडजेक्टिव उसमें टॉपिक चल रहा है धमाकेदार, क्या धमाकेदार। फिर यहां से देखें, सी वुड प्ले, क्या लिखा है बेटा, सी वुड प्ले कार्ड्स इन हर चाइल्डहुड। इसका मतलब क्या हुआ, इस वुड के साथ भी प्ले है और इसके साथ भी प्ले है, दोनों ही भूतकाल की आदत को बता रहे हैं। ठीक है, दोनों ही भूतकाल की आदत को बता रहे हैं। और भूतकाल की आदत को बताने के लिए लिख देता हूं यहां पर ना, भूतकाल, भूतकाल की हैबिट को बताने के लिए या आदत को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, किसका, वुड का या फिर यूज टू का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर यहां से देखना एक बार, है ना, एक बार ध्यान से देखना, सी प्ले मार्बल्स, मार्बल्स का मतलब हो गया कंचिया, इन हर चाइल्डहुड, इन हर चाइल्डहुड। अब आप मुझे बताएंगे कि इनका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कोर्स कंप्लीट है अपना, बहुत बढ़िया बेटा, टीचिंग मेथड्स कंप्लीट करवा दिया है हमने। और टीचिंग मेथड्स आपको कहां मिलेंगे, वो मिलेंगे बेटा आपको कहां पर, प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां से देखिए, सी टू प्ले मार्बल्स इन हर चाइल्डहुड, इन हर चाइल्डहुड, वह उसके बचपन में मार्बल्स यानी कंचिया खेला करती थी। क्या खेला करती थी, कंचिया खेला करती थी। अब यहां पर वुड आंसर नहीं हो सकता, यहां पर तो वुड भी यूज टू सही है और यहां पर वुड सही है। अब यहां पर क्या दे दिया उसने, टू। अगर उसने टू दे दिया और अगर मैं वुड लगा दूंगा तो वुड के बाद टू कभी भी नहीं आता। तो मुझे ऐसे मॉडल की जरूरत है जिसके बाद टू आता हो, और टू किसके बाद आता है, यूज्ड के बाद टू आता है। किसके बाद आता है, यूज्ड के बाद। तो अगर टू आए तो फिर आपका केवल मात्र आंसर क्या होगा, यूज्ड आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, इस बात का आपका ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई यहां पर। और अब आपकी एक बेहतरीन क्लास होगी बेटा, हिंदी की क्लास, ध्यान रखना इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी के डॉक्टर ताराचंद जी सर, बिल्कुल अब तबीयत उनकी ठीक है और रेगुलर तरीके से वो आपको सेवाएं दे सकते हैं, कोई भी टेंशन यहां लेने की आपको जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। हिंदी एक नए अंदाज में पढ़े, 2 मिनट की क्लास में आपको एहसास होने लग जाएगा कि रीड क्लियर करने के लिए 30 नंबर यहां से बेटर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। मैं सर को बुलाना चाहूंगा कि बिल्कुल सर आप आए और बच्चों को आगे कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, और आप सभी का मैं तहे दिल से आभार और अभिनंदन करता हूं कि आप सभी की दुआओं से, आप सभी के प्यार और प्रेम की वजह से ये संभव हो पाया है कि जैसे कि आपको पहले भी सूचना मिल चुकी है और फिर वापस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि माइग्रेन जैसी कुछ शारीरिक समस्याएं थी जिनसे कि मैं इतने दिनों तक जूझ रहा था मेरे प्यारे साथियों। अब मैं उस समस्या से निजात पा चुका हूं और काफी हद तक मैं रिकवर कर चुका हूं। और मैं यही चाहता था कि आपसे जो मेरा प्यार और प्रेम जो बना हुआ है और ज्ञानार्जन जो हिंदी विषय का है मैं आपको दे सकूं और आपके हितार्थ में कार्य कर सकूं, क्योंकि केवल और केवल हमारा जो एडुपथ आचार्य प्लेटफॉर्म है प्यारे साथियों, ये विद्यार्थी हित में ही कार्य करता है। ठीक है, तो आपकी हिंदी को लेकर के जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को, ठीक है, उन समस्याओं का हम निदान करेंगे और निदान के बाद में उनका उपचार भी संभव हो पाएगा। बस आप जुड़े रहिए, आपका प्यार और प्रेम सदैव बना रहे। और मैं अब आपके समक्ष यहां पर प्यारे साथियों सबसे पहले जो विषय वस्तु प्रारंभ करने वाला हूं या जिस पार्ट को हम जानेंगे वह हम जानेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में। किसके बारे में प्यारे साथियों, हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं। सर्वप्रथम मैं अब यह प्रारंभ करने वाला हूं हिंदी की शिक्षण विधियां। ठीक है, आपने पहले कहां पढ़ा है, किस प्रकार से पढ़ा है, यह तो मैं आपको, ठीक है, या मैं नहीं जानता हूं यह तो कि आपने पहले कहां पढ़ा है, किस प्रकार से पढ़ा है, परंतु इस मंच के द्वारा आपको मैं सर्वप्रथम हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं इनका मैं आपको, ठीक है, ज्ञान देने वाला हूं। आप सभी का प्यार प्रेम ये सदैव बना रहे। अब देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे साथियों कि हमारा जो हिंदी विषय है और हिंदी विषय की जो शिक्षण विधियां हैं इसमें हम सर्वप्रथम जिस शिक्षण विधि की बात करेंगे या आज हम जिसका अध्ययन करने वाले हैं वह विधि है प्यारे साथियों अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ठीक है, और बहुधा बार इससे संबंधित सवाल आए हुए हैं। रीट भर्ती परीक्षा की मैं बात करूं, ठीक है प्यारे साथियों, इसमें से सवाल
पूछा गया है, यहां तक कि केवीएस में भी सवाल पूछा गया है और DSSS के अंतर्गत भी इसमें से सवाल आया है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह विधि है और इस विधि के बारे में ही मैं सर्वप्रथम बात करूंगा मेरे प्यारे साथियों। उजाला आपको बहुत मिस किया मैंने परीक्षा के बाद में, और सुशांत, तो प्यारे साथियों बस आप जुड़े रहें, जहां जिस किसी को भी डाउट हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें। तो अभिक्रमित जो अनुदेशन विधि है प्यारे साथियों, अनुदेशन विधि है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये अनुदेशन विधि है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा वह अभिक्रमित अनुदेशन को लेकर के ही होगा। यदि आप इससे संबंधित पूर्व ज्ञान जो रखते हो प्यारे साथियों, वो पूर्व ज्ञान आप कितना रखते हो, कितना आप इसके बारे में जानते हो, कहने का तात्पर्य है आज की कक्षा में यदि मैं आपको अभिक्रमित अनुदेशन बताने जा रहा हूं, इसका मतलब ये मान के चलिए प्यारे साथियों, आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से, ठीक है, संभव होने वाला है, क्लियर होने वाला है, जो कि परीक्षा के प्रश्न पत्र में छपने वाला है। ठीक है प्यारे साथियों, अब मैं आगे की ओर अग्रसर होता हूं और अभिक्रमित अनुदेशन विधि क्या होती है, चलिए इसके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। पहले स्टार्टिंग में देखो, इसमें आपको दे रखा है प्यारे साथियों, एक तो शब्द आपको यहां पर निरूपित हो रखा है और उसका नाम है अभिक्रमित। अब इस अभिक्रमित शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमारे लिए दुविधा यही है कि हमें पहले इस शब्द के अर्थ को जानना होगा, इसके शाब्दिक अर्थ को जानना होगा। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभिक्रमित शब्द होता है, इसका अर्थ होता है योजनाबद्ध, या आप इसे क्रमबद्ध भी इसे हम कहते हैं। तो ये जो अभिक्रमित शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, योजनाबद्ध या फिर क्रमबद्ध ये अर्थ होता है। अब दूसरा जो शब्द है अभिक्रमित के बाद में, ये अनुदेशन शब्द है प्यारे साथियों, और इस अनुदेशन का अर्थ क्या होता है, आइए जरा हम इसके भी शाब्दिक अर्थ को जानते हैं, इसके अर्थ को जानते हैं। ठीक है, इस अनुदेशन शब्द का अर्थ होता है प्यारे साथियों सूचना होता है, अनुदेशन का अर्थ ज्ञान होता है प्यारे साथियों, और एक और इसका अर्थ संदेश भी होता है। ठीक है, निर्देश, संदेश, ये हम इसके अर्थ को हम जान चुके हैं प्यारे साथियों। अभिक्रमित का अर्थ क्या होता है, योजनाबद्ध और क्रमबद्ध होता है। अनुदेशन का अर्थ क्या होता है, सूचना, ज्ञान, संदेश या निर्देश होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ सामान्य रूप से ये हो गया है कि योजनाबद्ध रूप से या क्रमबद्ध रूप से सूचना को देना या ज्ञान को देना ही क्या कहलाता है, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। देखो, कोई भी जो शिक्षक होता है वह अपने छात्र को क्या करता है, ज्ञान देना चाहता है, निर्देश देना चाहता है, एक सूचना देना चाहता है, और वो सूचना जो देता है मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान जो देता है, वह एक योजना बनाता है, एक प्लान बनाता है, और उस योजना और उस प्लान को बना करके ही वो क्रमबद्ध रूप से ही उसे वो सूचना देने का प्रयास करता है। परंतु अब ये जो विधि हम पढ़ेंगे अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, ये कहां तक या किस स्तर तक सहायक है कि यह बाल केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित है, अर्थात इसमें हमें ये जानना है कि इसमें सबसे ज्यादा अनुक्रिया कौन करता है, सबसे ज्यादा प्रयासरत कौन रहता है। ठीक है, तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे साथियों देखो, हम सबसे पहले यहां पर बात कर चुके हैं अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं इनके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है, अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है प्यारे साथियों, अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन जो ये होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होंगी, अभिक्रमित जो अनुदेशन है, इस अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है, यह आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ये अभिक्रमित जो अनुदेशन है इसके जनक कौन है, यह हमें ध्यान में रखना है। तो प्यारे साथियों, अभिक्रमित अनुदेशन के जो जनक हैं वो है B.F. स्किनर। कौन है प्यारे साथियों, B.F. स्किनर इसके जनक हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं सबसे पहले, क्यों, क्योंकि इससे संबंधित हमसे सवाल भी पूछ लिया जाता है। हाँ चलिए, जनक तो इसके B.F. स्किनर हो गए, परंतु सबसे पहले
एक प्लान या अभिक्रमित अनुदेशन का विचार जो सबसे पहले आया था ना जिसके मन मस्तिष्क में, वो सुकरात था मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो वो मायने तो नहीं रखता है, परंतु इसकी विचारधारा, ठीक है, इसकी विचारधारा जो सर्वप्रथम जिसके दिमाग में, जिसके मन मस्तिष्क में आई थी वो तो सुकरात था, परंतु इसको जो एक तरह से इसका प्रतिपादन जिसने किया था, जो इस विचारधारा को जिन्होंने एक तरह से प्लान के रूप में व्यक्त किया था, अभिव्यक्त किया था, तो इसके जनक कौन हो गए प्यारे साथियों? B.F. स्किनर हो गए। ठीक है, और ये कब लेकर के आए थे मैं आपको बता दूं, तो इन्होंने 1954 के अंतर्गत, ठीक है, कब? 1954 के अंतर्गत इस अभिक्रमित अनुदेशन नाम की जो एक विधि है, प्रणाली है, इसको ये लेकर के आए थे। अब इसके अंतर्गत हम जानेंगे, पहले हम जो इसका एक वास्तविक और संक्षिप्त जो ज्ञान है इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। अभिक्रमित जो अनुदेशन होता है मेरे प्यारे साथियों, अभिक्रमित जो ये अनुदेशन होता है, इसकी हम बात करें कि इसके अंतर्गत जो इसकी एक तरह से भेद होते हैं, भेद को लेकर के भी सवाल पूछा जाता है कि कितने भेद होते हैं। बहुत सारे हमारे साथीगण होते हैं, ये सेकंड ग्रेड का है क्या सर जी? तो गिरिराज जोशी जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो एक तरह से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इसके अंतर्गत जितने भी जो विधियां होंगी वो हमारी सेकंड ग्रेड की भी है और रीट भर्ती परीक्षा की भी है प्यारे साथियों। केवल और केवल शिक्षण विधियां लिखा हुआ है, तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत आपको पता है 25 शिक्षण विधियां हैं, वो रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भी है और हमारे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भी है। तो ये निश्चित रूप से चाहे वो द्वितीय अध्यापक भर्ती परीक्षा हो या फिर वो रीट भर्ती परीक्षा हो प्यारे साथियों, इनके अंतर्गत ये आने वाली है और पूछे जाने वाली है। सबसे पहले मैंने उस ही विधि को आपके समक्ष रखा है जिसमें से कि विगत भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत सवाल आया है, और मैं फिर इसी मंच के माध्यम से अपने स्वमुखरित शब्दों के माध्यम से यह बयां करना चाहता हूं कि ये जो विधि मैं आपके समक्ष यहां प्रस्तुत कर रहा हूं, इससे एक सवाल छपने वाला है, अर्थात एक प्रश्न आज आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए, अभिक्रमित जो अनुदेशन है, ये अभिक्रमित अनुदेशन के कितने भेद होते हैं? ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन के भेद की हम बात कर रहे हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले जो मोटा मोटा ज्ञान होता है ऊपरी स्तर का, ठीक है, वह मैं आपके समक्ष अभिव्यक्त कर रहा हूं प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि इसकी तह तक हमें अभी तो जाना है कि उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक के बाद में अनुक्रिया क्या होती है, पुनर्बलन क्या होता है, ठीक है, इसके बाद में प्रस्तावना पद क्या होता है, शिक्षण पद क्या होता है, अभ्यास पद क्या होता है, परीक्षण पद क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछे कि अभिक्रमित अनुदेशन के यदि वो भेद पूछता है तो परंतु ध्यान रखना है, जो पहले रीट भर्ती परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया था और ये जो प्रश्न पूछा गया था ये किस प्रकार से पूछा गया था प्यारे साथियों, कि अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्यतः भेद होते हैं। ध्यान देना है, अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्यतः भेद होते हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्यतः कितने भेद बताने हैं आपको? तो आपको 3 भेद बताने हैं प्यारे साथियों। मुख्य रूप से या मुख्यतः भेद जो होते हैं, भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? आपको 3 भेद बताने हैं प्यारे साथियों, 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? अर्थात 3 तो मुख्य हो गए और जो 2 होते हैं वो गौण होते हैं। ठीक है, 3 तो मुख्य होते हैं और 2 क्या होते हैं? गौण होते हैं। ये आपको बताना है, जैसे कि दिवेश बत्रा जी ने बताए हैं 5। हाँ, अगर वो केवल और केवल ये लिखा रहे कि अभिक्रमित अनुदेशन के भेद कितने होते हैं, तब तो आप क्या बताओगे? 5 बताओगे। परंतु ध्यान रखना है कि अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्यतः शब्द यदि वो लिखा हुआ आ जाता है तो उस दरमियान आपको 3 भेद बताने हैं। अगर आगे मैं बात कर रहा हूं, देखो, अगर प्रश्न इस तरह से आए कि अभिक्रमित अनुदेशन के गौण भेद होते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के गौण भेद होते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के, अभिक्रमित अनुदेशन के गौण भेद होते हैं। गौण का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों अप्रधान। क्या होता है? गौण का मतलब अप्रधान होता है, अमुख्य होता है। तो गौण भेद होते हैं। तो कितने बताओगे आप? गौण भेद होते हैं 2 होते हैं। चलिए, अब हमने इनकी संख्या के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर ली है।
अगर केवल और केवल लिखा हुआ है कि अभिक्रमित अनुदेशन के भेद कितने होते हैं, तब तो हम 5 बताएंगे, और आपसे पूछे कि मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तब हम कितने बताएंगे, 3 बताएंगे। और जो गौण भेद होते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसी तरह से मुख्य और गौण भेद मिलकर के कुल कितने भेद हो जाते हैं, 5 भेद हो जाते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर सर शिक्षण विधियों की पहली क्लास है क्या, हाँ पहली क्लास है, ठीक है। और देखो ग्रामर तो क्या होता है कि ग्रामर के जो 15 प्रश्न आते हैं, मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, तो लगभग ग्रामर सभी की पढ़ी हुई होती है, परंतु मेथड एक ऐसी चीज होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे अध्यापकों को भी देखा होगा, वो एक स्लाइड के माध्यम से कंप्लीट करवा देते हैं, परंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर केवल और केवल मैं अपने स्वमुखरी शब्दों के माध्यम से, अपनी तार्किक और बौद्धिक क्षमता के माध्यम से इन शिक्षण विधियों को बड़े ही सरल, रुचिकर और सुग्राह्य रूप से आपके समक्ष में अभिव्यक्त करूंगा प्यारे साथियों। बस आप जुड़े रहें, जहां जिस किसी को अगर संदेह हो, शंका हो, तो आप निसंकोच रूप से मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो। दोनों लैंग्वेज के लिए है क्या क्लासेस? जी हाँ कविता जी, दोनों ही लैंग्वेज के लिए हैं। आप चलिए जुड़े रहिएगा प्यारे साथियों। तो अप्रधान कितने हो गए? 2 हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं कि वह कौन कौन सी हैं, कौन कौन से भेद हैं। तो ध्यान देना है, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर जो भेद होता है वह होता है पहला रेखीय होता है प्यारे साथियों। क्या होता है? रेखीय। और इसका जो अन्य नाम होता है, रेखीय को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को कहते हैं बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। ठीक है, जो जानता है, जिसको जहां तक पूर्व ज्ञान है, तो अपने पूर्व ज्ञान का वह परीक्षण करें कि क्या वह सही रूप से, या उसने जो जानकारी प्राप्त करी है क्या उसकी जानकारी वह सही है। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, पहला जो भेद है वो नाम क्या उसका, रेखीय, या उसे बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं प्यारे साथियों। तो ये पहला भेद हो गया। ठीक है, अब ये जो पहला भेद है, इस भेद के प्रतिपादक या इसके जनक हैं वो कौन है? तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, यह सबसे पहले ये जो भेद बताया था या जो लेकर के आए थे, वह कौन थे? B.F. स्किनर ही थे। कौन थे? B.F. स्किनर थे मेरे प्यारे साथियों। और यह जो भेद इन्होंने दिया है, इसका जो आविष्कार किया है, ये कब किया है इन्होंने? सन 1954 की हम बात करते हैं। कब की बात है? सन 1954 में B.F. स्किनर महोदय के द्वारा यह पहला भेद दिया गया। नाम क्या था इसका? रेखीय बाह्य, ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन इसका नाम था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अब इसके माध्यम से होता क्या है, इसमें क्या बताया गया है, यह हम जानते हैं। क्योंकि प्यारे साथियों, पिछली भर्ती परीक्षा की हम बात करें तो रीट के अंतर्गत, और डीएसएसबी की हम बात करें तो इसमें जो पूछा गया था वह शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, कि उसके प्रतिपादक या उसके जनक या उसके आविष्कारक कौन थे, ये सवाल पूछा गया था प्यारे साथियों। इसमें हमें ध्यान देना है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी विषय वस्तु होती है, उस विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में या टुकड़ों में उसको बांट दिया जाता है। और छोटे छोटे खंडों में, जिन टुकड़ों में उस विषय वस्तु को बांटा जाता है, उन छोटे छोटे फ्रेम कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आप जान चुके होंगे। देखो, इसको याद कैसे कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखोगे कि देखो, मेरी जो बाहर की स्क्रीन है, मेरी बाहर की जो क्या है, स्क्रीन है, इस बाहर की स्क्रीन पर एक रेखा खींची हुई है। मेरी बाहरी स्क्रीन पर क्या खींची हुई है? एक रेखा खींची हुई है। हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अब ये रेखीय अभिक्रमित जो अनुदेशन होता है, इसमें क्या बताया गया है, क्या होता है? तो प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है। इसमें विषय वस्तु को, इसमें क्या किया जाता है, इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे, इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। चलिए, सर्वप्रथम यहां तक तो हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है,
छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। यहां तक तो आप सभी के समझ में आ गई होगी प्यारे साथियों। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। किसको बांट दिया जाता है? जो भी विषय वस्तु होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला पॉइंट होता है, अब वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को ही छोटे छोटे टुकड़ों को ही पद या फ्रेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद या फ्रेम कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। फ्रेम किसे कहते हैं? तो कोई भी अगर विषय वस्तु होती है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है प्यारे साथियों, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? पद या फ्रेम कहा जाता है। चलिए, उसे पद या फ्रेम कहा जाता है, ये तो हम जान चुके हैं। अब ये फ्रेम क्या होता है, किस प्रकार से बच्चे को, ठीक है, इसमें ज्ञान दिया जाता है, बच्चा किस प्रकार से इसमें स्वाध्याय करता है, उसकी गति किस प्रकार से होती है, ये सारी चीजें हम इनके बारे में हम जानेंगे प्यारे साथियों। चलिए हम आगे की बात करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में जिसको बांट दिया जाता है, उन छोटे छोटे टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? उन्हीं को ही पद या फ्रेम कहा जाता है। चलिए हम आगे की ओर हम अग्रसर होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। अब ये पद और फ्रेम जो होते हैं, ये किस प्रकार से विद्यार्थी को शिक्षा देने में सहायक सिद्ध होते हैं, तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं। मैं अगली स्लाइड की ओर ले चलता हूं आपको। देखिए, ध्यान देना है। मान लीजिए हमारा एक A4 साइज का पेज है। ये कौन सा पेज है प्यारे साथियों? हमारा ये एक A4 साइज का पेज है। इस A4 साइज के पेज को लिया गया और इस A4 साइज के पेज के अंतर्गत क्या किया गया, ध्यान देना है, आप सभी को समझना है आपको कि किस प्रकार से रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को हम जान सकते हैं। ये जो होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है प्यारे साथियों, यहां पर मान लीजिए कक्षा लिख दी गई, यहां पर दिनांक लिख दी गई है, यहां पर प्रकरण लिख दिया गया है, प्रकरण के बाद में यहाँ कालांश आ गया है। ठीक है, यहाँ क्या आ गया है? कालांश आ गया है, यहाँ पर समय लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से शुरू में हम ऊपरी की ओर यहाँ पर जो भी हम व्यक्त करते हैं, प्रारंभ में जो भी हम डायरी लेशन बनाते हैं प्यारे साथियों, तो इस वाले जो पार्ट को प्रारंभिक स्तर पे जो लिखा जाता है, इसी को ही हम कहते हैं प्रस्तावना। प्रारंभ में जो लिखा जाता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? एक तरह से ये हमारा प्रस्तावना पद आ गया। इसमें हम लिखते ही हैं, भरते ही हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है, चलिए ये तो स्टार्टिंग में आ गया है। अब इसी के नीचे क्या होता है कि कोई भी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु की 3-4 लाइनों को उठा लिया जाता है। ठीक है, और उन 3-4 लाइनों को उठा करके इस प्रारंभ में लिख दिया जाता है। इसी बॉक्स में यहां पर ध्यान देना है आपको, उनको उठा करके यहां पर लिख दिया गया। ठीक है, अब यहां लिखने के बाद में फिर क्या होता है कि इसी से संबंधित प्रश्न बना दिया जाता है। मान लीजिए यहां पर वह जो 3-4 खंडों का एक पैराग्राफ लेकर के यहां पर लिख दिया गया है, 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ जिसे हम अनुच्छेद बोलते हैं, उसको यहां लिख दिया गया है। और अब इसी में से ही प्रश्न बनाया जाएगा। इसी में से क्या बनाया जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जो एक बड़ा टॉपिक था, उस टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। ये एक छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े में इसको बांट दिया गया है। ये क्या आ गया? एक तरह से ये टुकड़ा आ गया। ठीक है, ये टुकड़ा आ गया है, इस टुकड़े में इसको बांट दिया गया है। अब टुकड़े में बांट दिया तो इसी में से अब एक प्रश्न बनाया गया है। इसी में से क्या बना दिया गया है? प्रश्न बना दिया गया है। और वह प्रश्न यहां पूछा गया इसी में से, और प्रश्न पूछा गया है। और इसी के नीचे क्या लिखा गया है? इसी के नीचे यहां पर प्यारे साथियों विकल्प लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि ए लिख दिया गया, ए ऑप्शन में क्या आएगा? ठीक है, ब में क्या आएगा, और स में लिख दिया गया है, और द में क्या रहेगा। इस तरह से यहां पर उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा लिख दिया गया है। जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए प्यारे साथियों, हमने यहां पर लिखा क्या कि पदों के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। पदों के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं, तथा हमारे संस्कृत व्याकरण आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार भी 4 भेद होते हैं। संस्कृत भाषा के अनुसार भी 4 भेद होते हैं, परंतु हिंदी भाषा के अनुसार या हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये लिख दिया गया है। और आपसे प्रश्न यहां पूछा गया है कि समास के भेद होते हैं। वो समास देखो, संस्कृत में 6 भेद होते हैं। संस्कृत आचार्य, ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी ने समास के 4 भेद बताए हैं, और हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। ये एक तरह से पैराग्राफ आ गया है, और इसी पैराग्राफ में से एक प्रश्न बनाया गया है
कि हिंदी में समास के भेद होते हैं या हिंदी में समास होते हैं। अ विकल्प में लिखा गया 4, 5, 6 और 7 लिख दिया गया है। अब बच्चा क्या करेगा, उस प्रश्न को पढ़ेगा और प्रश्न को पढ़ने के बाद में फिर क्या करेगा, ठीक है, वो एक विकल्प का चयन करेगा। मान लीजिए बी विकल्प में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो बी विकल्प पे क्या लगाएगा, टिक लगाएगा। परंतु एक ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे साथियों, इसी के पास में यहीं पर एक बॉक्स बना हुआ रहता है, यहां पर एक तरह से इतना सा बॉक्स बना हुआ रहता है, और उस बॉक्स में क्या किया जाता है कि शिक्षक के द्वारा उस प्रश्न का एक वास्तविक जो उत्तर होता है वह उसमें लिख दिया जाता है, और इस बॉक्स को चिट से चिपका दिया जाता है। किससे चिपका दिया जाता है, चिट से चिपका दिया जाता है, ठीक है, पहले ही चिट से इसको चिपका दिया जाता है। बच्चा उस प्रश्न का उत्तर देता है, अब वह खुद का क्या करेगा, स्व परीक्षण करेगा कि उसके द्वारा जिस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है क्या वह सही है या फिर गलत है। तो यह आकलन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए वो क्या करेगा, इस चिट को ऊपर उठाएगा और उठा करके देखेगा कि यहां पर भी जो दिया गया है क्या बी विकल्प का चयन किया गया है या इसमें 6 लिखा हुआ है। अगर वह देखता है कि हाँ इसमें तो 6 लिखा हुआ है, बी विकल्प लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके द्वारा जिस प्रश्न का उत्तर दिया गया है वह एकदम सही है। तो जब उसे इस बात का पता पड़ता है कि मेरे द्वारा जिस प्रश्न का उत्तर दिया गया है और वह एकदम सही है, तो बच्चे को पुनर्बलन मिलता है। क्या मिलता है प्यारे साथियों, पुनर्बलन मिलता है। सर खुद ही पढ़ रहे हैं चलिए प्यारे साथियों, अब मैं आपके कमेंट को भी समझने का और पढ़ने का प्रयास करूंगा। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं प्यारे साथियों। देखिए अब, हाँ, तो यहां पर क्या ध्यान देना है कि हमने A4 साइज का पेपर लिया, A4 साइज का पेपर लेकर के हमने यहां पर लिखा, मान लीजिए कक्षा के बाद में हमने यहां पर दिनांक लिखी, यहां पर हमने हमारा प्रकरण लिखा, यहां पर हमने अवधि, कालांश वगैरह हमने लिखा। ये प्रारंभ के स्तर पर हमने जो डायरी रिलेशन बनाते हैं ये हमें भरना पड़ता है। फिर क्या किया कि कोई भी एक विषय वस्तु थी, इस विषय वस्तु को हम छोटे से टुकड़े में छोटा सा एक पैराग्राफ लिया 3-4 लाइन का, यहां पर हमने उसको लिखा, और यहां पर लिखने के बाद में जो 3-4 लाइन का पैराग्राफ था उसी में से हमने प्रश्न बनाया। क्या बनाया हमने, उसी में से प्रश्न बनाया, और उसी में से प्रश्न बना करके इसी के नीचे हमने विकल्प दे दिए, और साइड में एक यहां पर एक बॉक्स रख दिया, और इस बॉक्स में इस प्रश्न का एक वास्तविक उत्तर क्या होगा वह इसमें लिख दिया गया। ठीक है प्यारे साथियों, हाँ उसमें लिख दिया गया है। अब फिर होता क्या है कि बच्चा जब प्रश्न का उत्तर देता है तो इस चिट को ऊपर करता है और इसके वास्तविक उत्तर को जानने का प्रयास करता है, देखता है। जब बच्चे को यह पता पड़ता है कि मेरे द्वारा जिस प्रश्न का चयन, उत्तर का चयन किया गया है वह एकदम सही है, तो बच्चे को क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए यहां तक तो हम जान चुके हैं कि किस तरह से, देखो अब इस हमने इनको किस में बांटा है, ये खंडों में हम बांट रहे हैं, इसको टुकड़े में बांट दिया गया है प्यारे साथियों। तो ये जो टुकड़ा है, यह जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को ही हम क्या कहते हैं, एक पद कहते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को ही हम पद कहते हैं और इसी को ही क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं प्यारे साथियों। जब किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में से प्रश्न बनाए जाते हैं और बच्चे के सामने रखे जाते हैं प्यारे साथियों, तो उन छोटे टुकड़ों को ही पद या फ्रेम कहा जाता है। यहां तक की जानकारी आप सभी के समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आगे की ओर अग्रसर होता हूं और आपको इसमें आगे बताने का प्रयास करता हूं प्यारे साथियों कि ये जो फ्रेम है, ये जो टुकड़े हैं प्यारे साथियों, यह हमें ध्यान देना होगा कि ये जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है, ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किस प्रकार के बालकों को यह अभिक्रमित अनुदेशन के अनुसार उन्हें ज्ञानार्जन दिया जाता है। तो ध्यान देना है प्यारे साथियों, इसके अंतर्गत जो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, कौन होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले बालकों हेतु यह अभिक्रमित अनुदेशन, सामान्य, ध्यान देना है, सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनके लिए इस, ठीक है, इस भेद का क्या किया गया है, आविष्कार किया गया है। इसका मतलब सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वह निरंतर रूप से अपनी गति
अपनी गति के आधार पर वो सीखते हैं, प्रयास करते हैं इसके अंतर्गत। और कारण क्या होता है इसके अंतर्गत? जो फ्रेम होते हैं प्यारे साथियों, इसके अंतर्गत हम बात करें, इसके अंतर्गत जो फ्रेम होते हैं, ठीक है, वो कुल कितने हो सकते हैं? तो हम बात करें फ्रेम की या हम बात करें पद की, तो हमें ध्यान देना है फ्रेम को ही हम पद कहते हैं। और कितने फ्रेम हो सकते हैं इसके अंतर्गत प्यारे साथियों? तो हमें ध्यान देना है इसके अंतर्गत जो फ्रेम होंगे वो कितने होंगे इसके अंतर्गत? 20 फ्रेम होंगे। कितने होंगे इसके अंतर्गत? 20 फ्रेम हमारे को बताने हैं। गुड्डी मीणा जी धन्यवाद। गिरिराज जोशी जी कह रहे हैं प्यारे साथियों, मिस पूजा जी आ गई हैं। गुड इवनिंग मिस पूजा जी, धन्यवाद आपका। गुड्डी मीणा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। गुड इवनिंग सभी को प्यारे साथियों। हाँ, ऐसे जो भी साथीगण हैं जिनके यदि समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार इन, ठीक है प्यारे साथियों, इनकी मैं क्या करूंगा, इनकी मैं पुनरावृत्ति करूंगा, अपने शब्दों की एक बार मैं अभिव्यक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बस आप जुड़े रहिए। चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, ठीक है, यह अपनी गति से उन्हें सीखने का मौका मिलता है प्यारे साथियों। वह अपनी गति से सीखते हैं, आराम से सीखते हैं। और इसके अंतर्गत इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत कितने फ्रेम या कितने पद हो सकते हैं प्यारे साथियों? तो 20 पद होंगे इसके अंतर्गत, ये हमारे को ध्यान रखना है। चलिए हम आगे की ओर हम अग्रसर होते हैं और जानने का फिर प्रयास करते हैं। इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के को हम जान चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपके समक्ष में एक बार फिर वापस पुनरावृत्ति कर देता हूं प्यारे साथियों, जितने भी साथीगण जो कि अभी आए हैं। देखो, अभिक्रमित अनुदेशन को हम जान रहे हैं और यह एक ऐसी विधि है, एक ऐसी प्रणाली है जो कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होती है मेरे प्यारे साथियों। और मैं बात करूं रीट भर्ती परीक्षा केवीएस और डीएसएसबी की मैं बात करूं तो इसमें से एक प्रश्न ज्यों का त्यों आया था। तो इसी वजह से, ठीक है, यह जो प्रणाली है, यह जो विधि है, वह मैंने आपके समक्ष रखी है। सर थे मारासु राम राम करी कोनी, सबसे पहले आए। देखो मंजू बेनीवाल जी, जितने भी तमाम साथीगण हैं उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप सभी मेरे हृदय स्थल में निवास करते हो। आप सभी का प्यार प्रेम सदैव बना रहे प्यारे साथियों। परंतु लेकिन सर्वप्रथम जो मेरा कर्म है वह कर्म है मेरे प्यारे साथियों पढ़ाना, ठीक है। हाँ, अगर कमेंट बॉक्स में अगर मेरी नजर ज्यादा अगर पड़ जाती है या मैं ज्यादा पढ़ने लग गया प्यारे साथियों, तो फिर हो सकता है हमारा जो कनेक्शन है, ठीक है, वो कट सकता है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा बीच बीच में आपके द्वारा जो कमेंट दिए गए हैं उनको पढ़ने का, ताकि आपकी समस्याओं का मैं निदान कर सकूं। सर आपकी जैसी लेखन शैली सिखा दो, जरूर आपको सिखा देंगे। और मंजू बेनीवाल जी कह रही है सर तबीयत कैसी है आपकी, और आपकी आशीर्वाद से और आपके प्यार प्रेम की वजह से ही काफी सुधार है, काफी हद तक। और मैं अब ये सक्षम हो पाया हूं, योग्य हो पाया हूं कि मैं आपके समक्ष खड़ा हो सकूं और मैं अपने शब्दों को बयां कर सकूं। और सबसे पहले मैंने यही चयन किया है प्यारे साथियों कि मैं मेथड अब आपके समक्ष रखूंगा, ताकि आप इस मेथड को इस तरह से समझ पाओ, ताकि जो भी कोई से भी आप भर्ती परीक्षा दो और इसमें मेथड से संबंधित यदि कोई सवाल आए तो वो गलत ना हो, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल अपनी मेहनत पर, अपने कर्म पर, इस पर मैं विश्वास करता हूं। आपको केवल एक बार ध्यान से समझना है, ठीक है। जहां समझ में नहीं आए मेरे से सवाल आप सभी को करना है, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए हम आगे की ओर चलिए। अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि होती है प्यारे साथियों, अभिक्रमित अनुदेशन में अभिक्रमित जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है योजनाबद्ध या क्रमबद्ध, हम इसे कहते हैं। और अनुदेशन जो होता है, इस अनुदेशन का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों सूचना, ज्ञान, संदेश या फिर निर्देश होता है। अभिक्रमित अनुदेशन में ये दो शब्द होते हैं, इन दोनों शब्दों का अर्थ ये होता है, अर्थात योजनाबद्ध रूप से किसी को सूचना देना या किसी को ज्ञान देना या संदेश देना, क्या कहलाता है? अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए हम आगे की ओर अग्रसर होता हूं और इसमें फिर हम देखते हैं अभिक्रमित जो अनुदेशन है, इस अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? तो प्यारे साथियों इसके जनक बीएफ स्किनर हैं, जिन्होंने सन 1954 के अंतर्गत ही इस अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में उन्होंने बताया था। और अभिक्रमित जो अनुदेशन है इसके भेद कितने होते हैं? तो कुल भेद की हम बात करें तो 5 भेद होते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्यतः, ध्यान देना है, मुख्यतः पूछे, अगर आपसे मुख्यतः पूछता है तब तो आपको 3 बताने हैं, ठीक है। कुल पूछे तब हम 5 बताएंगे। चलिए मुख्यतः तो ये हो गए हैं
और यदि आपसे पूछे कि अभिक्रमित अनुदेशन के गौण या अप्रधान भेद कितने होते हैं, तब कितने बताओगे प्यारे साथियों? 2 बताओगे आप सभी, ठीक है। अब पहला जो भेद था, इस पहले भेद को हम पढ़ रहे हैं, और पहला भेद था अभिक्रमित अनुदेशन का रेखीय, जिसे हम बाह्य रेखीय भी लिखा हुआ सकता है, और क्या लिखा हुआ सकता है? बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी लिखा हुआ सकता है। और इसके जनक, इसके आविष्कारक कौन है प्यारे साथियों? बी.एफ. स्किनर हैं, जबकि जो कि इन्होंने 1954 में, ठीक है, इसका आविष्कार किया था। अब ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है? इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है कि विषय वस्तु को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और उन छोटे-छोटे टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? छोटे-छोटे टुकड़ों को ही पद या फ्रेम कहा जाता है। स्टार्टिंग में हम जो लिखते हैं ना, मान लीजिए A4 साइज का पेज है, जैसे कि हम, अगर आपने बीएड या बीएसटीसी करी हो तो टीचर के द्वारा एक लेसन प्लान करवाया जाता है। तो लेसन प्लान में ऊपर आपको पता है, यहाँ पर हमें कोई भी प्रकरण होता है, टॉपिक होता है, उसमें कक्षा, ठीक है, समय, उसकी हमें एक तरह से प्रकरण कौन सा है, उसकी अवधि क्या है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर पहले लिखनी होती है। फिर क्या किया जाता है, कोई भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक की 3-4 लाइनें उठा ली जाती है, और 3-4 लाइनों को उठा करके इसमें यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। और उस 3-4 लाइनों में से, उस पैराग्राफ में से क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रश्न किया जाता है, और प्रश्न के नीचे ही विकल्प लिखे जाते हैं उसका, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, उन 3-4 लाइनों को, उन टुकड़ों को, उस एक टुकड़े को पढ़ता है, पढ़ने के बाद में उस प्रश्न को पढ़ता है, और ये प्रश्न इन टुकड़ों में से बनाया गया, इन 3-4 लाइनों में से प्रश्न बनाया गया है। फिर वो एक उसके उचित विकल्प का चयन करता है, ठीक है, उसके उत्तर तक जाता है, और उत्तर तक जाने के बाद में यहाँ साइड में क्या होता है, एक यहाँ पर एक तरह से चौकोर टाइप में एक पद बना दिया जाता है, एक फ्रेम बना दिया जाता है, और इसके ऊपर चिट चिपका दी जाती है। बच्चा जब प्रश्न का उत्तर देता है तो क्या उसका उत्तर सही था या गलत था, उसको ऊपर करता देखता है, और बच्चे को यह लगता है कि मेरे द्वारा जिस प्रश्न का उत्तर बताया गया वह एकदम सही है, तो बच्चे को पुनर्बलन प्राप्त होता है, ठीक है। यहां तक हम प्राप्त कर चुके हैं, जान चुके हैं। और जो टुकड़ा होता है, जो पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को पद या फ्रेम कहते हैं। रेखीय अभिक्रमित जो अनुदेशन है, ये किस प्रकार के बच्चों के लिए सहायक सिद्ध होता है? तो सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, इनके लिए सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं कि इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अपनी गति से ही वो सीख पाते हैं, स्वाध्याय कर पाते हैं। इसमें कुल कितने फ्रेम है प्यारे साथियों, कितने पद होते हैं? इसमें 20 होते हैं। चलिए मैं आगे की ओर अग्रसर होता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं जो दूसरा इसके अंतर्गत जो भेद होता है। दूसरा जो भेद होता है उसे हम कहते हैं प्यारे साथियों, उसे हम कहते हैं साखीय। क्या कहते हैं उसे? साखीय। और साखीय का एक और जो अन्य नाम होता है वह नाम है प्यारे साथियों, आंतरिक नाम है उसका। क्या नाम है इसका? आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है कि वहां पर साखी लिखा हुआ है, अगर वहां पर आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन लिखा हुआ आ जाए तो हमें बताना है, ठीक है। और यह सवाल पूछा गया था प्यारे साथियों कि इसके प्रतिपादक या इसके आविष्कारक कौन थे। तो अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं यह प्राप्त कर सकूं या मैं यह जान सकूं कि आपको पूर्व ज्ञान कितना है, और उस आधार पर मैं आपको यहां पर ज्ञान दे सकूं प्यारे साथियों। तो देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं कि साखीय और आंतरिक जो अभिक्रम होता है, देखो ये जो है प्यारे साथियों, इसके आविष्कारक या प्रतिपादक हैं वो हैं नॉर्मन ए क्राउडर। ध्यान रखना है आपको, नॉर्मन ए क्राउडर है। और ये प्रश्न आया हुआ है प्यारे साथियों, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है विगत भर्ती परीक्षा में। तो नॉर्मन ए क्राउडर इसके प्रतिपादक है, इसके आविष्कारक हैं, इसके जनक हैं। कौन से भेद के? दूसरे भेद के, जिसका नाम क्या है? साखीय। अन्य नाम क्या है इसका? आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन है। चलिए यहां तक तो ये हो गया है, परंतु यह जो भेद इन्होंने दिया है, दूसरा जो भेद दिया है या जो अभिक्रमित अनुदेशन इन्होंने बताया है प्यारे साथियों, ठीक है, तो यह इसका आविष्कार कब किया? तो इसका जो आविष्कार किया है प्यारे साथियों, ये 1960 में हुआ है। कब हुआ है? 1960 में। और इससे पहले जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन था वह क्या था? 1954 में। और ये कब दिया इन्होंने? 1960 में दिया। और देने वाले कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर है। याद कैसे रखोगे आप सभी को ध्यान देना है। देखो एक शाखा है और उस एक शाखा पर क्रो बैठा है। कौन बैठा है? क्रो, यानी कौवा बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? कौवा बैठा हुआ है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, एक शाखा है और उस शाखा के आंतरिक भाग में, अंदर वाले भाग में, ठीक है, उस टहनी पर कौन बैठा हुआ है? एक कौवा बैठा हुआ है।
चलिए यहां तक हम इसको याद कर चुके हैं। क्या इसका और भी अन्य नाम हो सकता है? तो प्यारे साथियों, इसके जो अन्य उपनाम है वह भी मैं आपके समक्ष यहाँ निरूपित कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिए। जो अन्य नाम है, देखो जो अन्य नाम है वह नाम हो जाएगा, इसे अरेखीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अरेखीय अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। यह सवाल आ चुका है कि अरेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसे कहते हैं, ठीक है, या कौन सी अरेखीय अभिक्रमित जो अनुदेशन है यह किसका नाम है? तो यहां पर हमें ध्यान देना है, अरेखीय अभिक्रमित जो अनुदेशन है यह कौन सी विधि का या कौन से भेद का नाम है? तो साखीय या आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन को ही क्या कहते हैं? अरेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसका एक और अन्य नाम क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं प्यारे साथियों। एक और इसका जो अन्य नाम है, इसे बहुरूपीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बहुरूपीय अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। बहुरूपीय अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसके जो अन्य नाम है, मैंने इसके अन्य नाम आपके समक्ष रख दिए हैं प्यारे साथियों। अब आपको ये ध्यान रखना है, इनको याद करना है कि इसके अन्य नाम मैंने आपको क्या क्या बताए हैं। देखो इसको बहुरूपीय क्यों कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो साखी अभिक्रम क्या होता है, आपने देखा होगा एक पेड़ होता है और उस पेड़ के कई शाखाएं होती हैं। उस पेड़ के क्या होती है? कई शाखाएं होती है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन और जो साखी अभिक्रमित अनुदेशन है, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए यहां से लेकर के हमें यहां तक पहुंचना है और हमारे समक्ष एक ही, मान लीजिए यह हमारा एक तरह से लक्ष्य है, ये हमारा एक लक्ष्य हो गया, ये हमारा एक स्थान हो गया, हमें यहाँ पहुंचना है, ठीक है, हमें यहाँ पहुंचना है, इस लक्ष्य तक, इस स्थान तक अगर हमें पहुंचना है यहाँ पर, तो यह तो हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा? यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं तो यह तो हमारा प्रस्थान बिंदु हो गया, जहां से हम प्रारंभ करने वाले हैं, जहां से हम, ठीक है, रवाना होने वाले हैं, तो यह तो हमारा प्रस्थान बिंदु हो गया जहां से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमने पहले स्टेज को पार किया, फिर हमने इस स्टेज को पार किया, इस स्टेज को, तो इस तरह से ये फ्रेम आते जाते हैं, ठीक है। इस तरह से देखो ये फ्रेम हो गया एक, ये एक फ्रेम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है प्यारे साथियों। तो इस तरह से टोटल जो फ्रेम होते हैं वो कितने फ्रेम होते हैं? इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में 20 फ्रेम होते हैं और पहले फ्रेम को उसने पार कर लिया, फिर दूसरे फ्रेम में जाएगा, फिर तीसरे फ्रेम में जाएगा, फिर चौथे फ्रेम में, फिर पांचवें फ्रेम में। तो कहने का मतलब इसके सामने यहां पर जो भी फ्रेम रखे गए हैं वो एक ही रेखा के अंतर्गत है, एक ही रेखा के अंतर्गत है। यहां पर जो सामान्य बुद्धि वाला है इसके सामने कई अन्य रास्ते नहीं होते हैं, केवल और केवल एक ही मार्ग होता है। इस स्टेज को पार किया, फिर इसमें चला गया, इस स्टेज को पार किया, इसमें चला गया, इस स्टेज को पार किया, आगे बढ़ गया। तो ऐसे ऐसे क्रमबद्ध रूप से एक ही रेखा में आगे की ओर बढ़ता है और अंततः अपने लक्ष्य को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यह है। और अब हम बात करें साखी अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है कि यहां से बच्चा जब प्रारंभ होता है तो उसके समक्ष कई शाखाएं होती हैं प्यारे साथियों, उसके समक्ष कई शाखाएं होती है, मैं आपको बता दूं इसमें, ठीक है। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मुझे कहां जाना है, किधर जाना है, कौन से वाले सवाल का, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। इस तरह से बच्चे के समक्ष क्या होती है? कई समस्याएं होती है और बच्चा अंततः तक वहां तक जानने के लिए उसे कई बार प्रयास करने पड़ते हैं, उसे दिमाग लड़ाना पड़ता है, क्योंकि उसके सामने अब केवल और केवल एक ही रास्ता नहीं है, उसके सामने कई रास्ते हैं प्यारे साथियों। मान लीजिए यहां से बच्चा प्रस्थान जहां से शुरुआत करता है उसको तो हम बोलते हैं प्रस्थान बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से बच्चा प्रारंभ हो रहा है, एक प्रश्न उसके समक्ष रखे गए हैं, अब एक प्रश्न, ठीक है, एक प्रश्न उसके समक्ष रखा गया है और उस एक प्रश्न के कई विकल्प उसके समक्ष रख दिए गए हैं। अब बच्चा क्या करता है? उसके समक्ष असमंजस की स्थिति होती है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है इसके अंतर्गत, ठीक है। जिस तरह से एक पेड़ के कई शाखाएं होती हैं, वैसे ही बच्चे के समक्ष यहाँ बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं इसके अंतर्गत वह बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। किसके अंतर्गत प्यारे साथियों? नाम से ही पता पड़ रहा है, नाम से ही पता पड़ रहा है साखीय, ठीक है। और जिसमें केवल एक रेखा नहीं होती है, उसमें कई रेखाएं होती है, कई शाखाएं होती है, उसी को हम कहते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं
इस साकी अभिक्रमित अनुदेशन के बहुत सारे रूप हो गए, जैसे मैंने अभी आपके समक्ष रखा। देखो एक रूप तो ये हो गया है, एक रूप ये हो गया है, एक रूप ये हो गया है और एक रूप ये हो गया है। तो कई रूप हो गए हैं इसके। इसी वजह से साकी अभिक्रमित अनुदेशन को क्या कहा जाता है, इसे बहुरूपीय अभिक्रमित अनुदेशन भी इसे कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, ठीक है। इसे बहुरूपीय अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है इसको। चलिए, यहां तक की जानकारी तो हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो साकी अभिक्रमित अनुदेशन होता है इसके अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ठीक है, बहुविकल्पी होते हैं इसके अंतर्गत। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। अब हम तीसरे भेद की बात करते हैं। सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा, लिपिबद्ध रूप से करवाऊंगा, लेकिन अभी हमें केवल और केवल सामान्य और मोटा मोटा जो ज्ञान है ना प्यारे साथियों, वह हमें प्राप्त करना होगा, ठीक है। फिर हम आगे की ओर एक विस्तृत ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे, परंतु जो सवाल इनमें से बनता है वो भेद को लेकर के बनता है। और एक सवाल जो बनता है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में फ्रेम कितने होते हैं और कौन से बालकों की ये हितार्थ लाभप्रद है, वो हमें ध्यान में रखना होता है। अब हम बात करते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं क्या कि जो साकी अभिक्रमित अनुदेशन हमने पढ़ा है, ये साकी अभिक्रमित अनुदेशन, तो ये किस प्रकार के बालकों के लिए हितार्थ है, लाभदायक है। तो साकीय, या इसे हम दूसरा जो नाम जो हमने दिया था वह नाम क्या था इसका, आंतरिक था प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये आंतरिक जो अभिक्रमित अनुदेशन है या अभिक्रम है प्यारे साथियों, यह प्रतिभाशाली बालकों के लिए, कौन से बालकों के लिए, प्रतिभाशाली जो बालक है ना उन बालकों के लिए उपयोगी होती है। ये वाला जो भेद है ना, ये किन के लिए उपयोगी होता है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। किस प्रकार के बालक, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सामान्य बालकों के लिए, सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सा भेद सहायक सिद्ध होता है, कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन, तो रेखीय बताओगे। और प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ठीक है, कौन सा भेद सहायक सिद्ध होता है, तो वो साकीय या आंतरिक अभिक्रम। तो प्रतिभाशाली बालकों हेतु, तो प्रतिभाशाली बालक, ठीक है प्यारे साथियों, प्रतिभाशाली जो बालक होंगे वही केवल और केवल, उनके सामने चाहे आप बहुविकल्पी प्रश्न ही क्यों ना रख दो, प्रतिभाशाली बालक ही एक उचित जो विकल्प होता है उसका वो चयन कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं प्यारे साथियों, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और जिसका जो तीसरा भेद होता है वह तीसरा भेद मैं आपको बताता हूं। यदि आप जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं प्यारे साथियों, ठीक है। स्किनर ने दिया वही है ना ये अभिक्रमित अनुदेशन, जी हाँ माही जी, स्किनर ने ही दिया है। संदीप जी रेखीय बताया, रेखीय साकीय बताया इन्होंने, वेरी गुड वेरी गुड। यस स्किनर ही है। इस देवेश बत्रा जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सटीक, क्या मेरे द्वारा दी गई जानकारी, आज आपको जो जानकारी दी जा रही है प्यारे साथियों, क्या आप सभी के समझ में आ रही है? हाँ, ये मैं दावा करता हूं कि मेरे द्वारा यहाँ पर इस जो भी आप इसको श्याम पट कहो या सफेद पट कहो इसको, ठीक है, इसके यहाँ पर जो भी चीज लिखी जाएगी प्यारे साथियों, मैं उस दिन आपसे वार्तालाप करूंगा जिस दिन रीड भर्ती परीक्षा या सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा होगी, क्योंकि इन सब की पीडीएफ बन रही है। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उस दरमियान कि ये देखो ये प्रश्न जो मैंने लिखा था, ये मैंने लाइन लिखी थी, ये ऐसे कैसी आई है। ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं अपने कर्म बल पर ज्यादा विश्वास रखता हूं, ठीक है। तो हमें तो केवल यहां पर ध्यान देना है, इसीलिए मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं प्यारे साथियों कि यहां पर जो मैंने लिखा है उनको आपको एक बार ध्यान से समझना है। अभी मैं आपको डीपली ज्ञान नहीं दे रहा हूं, अभी मैं केवल और केवल आपके जो तार्किक क्षमता है, आईक्यू लेवल की मैं परीक्षण कर रहा हूं कि आप कितना ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। और फिर ध्यातव्य या स्मरणीय बिंदु के रूप में फिर मोटे मोटे तौर पर मैं आप इनसे संबंधित जो रहस्यपूर्ण बातें होंगी वह मैं आपके समक्ष निरूपित कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है प्यारे साथियों। आप सभी ने जो मुझे थम्स अप किया है, आपका प्यार जताया, ये इसी तरह से बना रहे। आप सभी की जिम्मेदारी यह बनती है कि इस मंच पर मैं वापस आ चुका हूं और आपके जितने भी साथी गण थे उन सभी साथी गणों को आपको सूचना दे देनी है कि अब हिंदी जो यहाँ पर मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, और इसमें सबसे पहले जो जटिल पार्ट होता है प्यारे साथियों, जो विधियां होती है, मेथड होती है हमारी हिंदी की, उस मेथड को मैंने आपके समक्ष यहाँ रखा है, परोसा है। अब आप इस ज्ञान को कितना ग्रहण कर पाते हो यह आपकी, हाँ सर समझ में आ रहा है। धन्यवाद गिरिराज जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आप सभी का तहे दिल से आभार और अभिनंदन करता हूं, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए, अब जिम्मेदारी आपकी बनती है
कि ये जो संख्या है ना, इस संख्या से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। अब मेरी इस बीमारी का इलाज है ना, आपकी जो इस यहाँ पर जो संख्या बल है ना, यही मेरी तबीयत में और अधिक सुधार कर सकता है। मुझे भी पुनर्बलन आप ही के द्वारा मिलेगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस बात को ध्यान में रखें। चलिए तीसरा जो भेद है प्यारे साथियों, तीसरे भेद को बोलते हैं मैथेटिक्स। क्या कहते हैं इसे? मैथेटिक्स कहते हैं। और बहुत सारे साथीगण जो कि इस मंच पर अभी नहीं आए हैं, और उन्हें आप ये सूचना दे दीजिएगा कि हिंदी के जो विषय अध्यापक हैं वह वापस आ चुके हैं, और हिंदी का जो वास्तविक ज्ञान है विधियों संबंधित वो आपको यहाँ निरूपित दिया जा रहा है। मैथेटिक्स का अन्य नाम क्या है? अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन है प्यारे साथियों। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन है, अभिक्रमित अनुदेशन है प्यारे साथियों। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि अवरोही अभिक्रमित जो अनुदेशन है, ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम तो क्या है प्यारे साथियों? मैथेटिक्स है। अर्थात सीधा सीधा मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो अवरोही है, इस अवरोही को अंग्रेजी में मैथेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मैथेटिक्स कहा जाता है। चलिए मैंने यहां पर ये मैथेटिक्स लिख दिया है। अब ये जो मैथेटिक्स है प्यारे साथियों, ये लीजिए, ये मैंने मैथेटिक्स लिख दिया है। ध्यान रखना है, ये जो मैथेटिक्स शब्द है प्यारे साथियों, यह जो बना है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये मैथिन शब्द से हुई है। किससे हुई है? मैथिन शब्द से हुई है। और ये जो शब्द है एक तरह से ये ग्रीक भाषा का, कौन सी भाषा का है प्यारे साथियों? ये ग्रीक भाषा का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रीक या यूनानी आप इसे कह सकते हो, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यह यूरोपीय क्षेत्र में बोला जाता है। यूरोपीय क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वो ग्रीक है, लैटिन है, यूनानी है। ठीक है, ये मैथिन से बना है। कौन बना है? मैथेटिक्स बना है। और मैथेटिक्स का ही क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे अवरोही कहते हैं हम इसे, आपको ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैथेटिक्स या अवरोही अभिक्रमित जो अनुदेशन है, इसके जनक कौन है, इसके आविष्कारक कौन है प्यारे साथियों? तो ध्यान देना है। देखो कैसे याद रखोगे? मैथेटिक्स में देखो यहाँ तो थ आ रहा है, तो थ से स्टार्ट होगा वह नाम, तो हो जाएगा थॉमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थॉमस हो जाएगा। थॉमस एफ। और अंत में देखोगे थ के बाद में क्या आ रहा है? ट आ रहा है, और ट उस शब्द के अंत में आएगा, वो हो जाएगा गिलबर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिलबर्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना है, प्रारंभिक वर्ण कौन सा है? थ है, और अंतिम कौन सा है? त है प्यारे साथियों। तो इस तरह से हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सवाल जरूर पूछा जाता है, बनता है कि मैथेटिक्स का अन्य नाम क्या है? अवरोही है। ठीक है, तो मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन लिखा हुआ है या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन लिखा हुआ है। आपसे इसका आविष्कारक, प्रतिपादक या जनक पूछे तो याद रखने के लिए मैंने बता दिया है, थ से तो थॉमस हो गया प्यारे साथियों। ट अंत में आएगा, वो शब्द कौन सा है, वह नाम कौन सा है? गिलबर्ट है। तो थॉमस एफ गिलबर्ट जो था मेरे प्यारे साथियों, थॉमस एफ गिलबर्ट है, ये इस मैथेटिक्स या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन करने वाला है, इसका जनक है, इसका आविष्कारक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब ये आविष्कार इसने किया कब है? तो ये ध्यान देना है। सबसे पहले रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें तो बताइए क्या जवाब होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वेरी गुड, बाबा जी ऑफिशियल आ गए हैं। अवरोही जी, मिस पूजा जी ने वो शानदार जानदार अंदाज में जवाब दिया है। वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों। ज्योग्राफी वाले सर बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर जी। प्रियंका बाकोलिया जी ने 1954, देवेश जी ने 1954 बताया है। प्यारे साथियों ध्यान देना है, 1954 जिन्होंने भी जवाब दिया है बिल्कुल गलत है। ध्यान देना है आपको, 1954 हो ही नहीं सकता है। अरे प्यारे मित्रों, मैं आपके समक्ष नई पीडीएफ यहाँ पे रख करके, एक बार मैं नई स्लाइड लेकर के बताता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1954 जो सबसे पहले आया है, भेद जो दिया गया है, ठीक है, जिसे हम रेखी कहते हैं। उसके बाद में नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा साखिए, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों। इसके बाद में हम बात करें 1960 के बाद में, अब आपको यहां पर ध्यान देना है 1962। क्या ध्यान देना है? 1962, और 1962 के बाद में फिर आपको ध्यान देना है 1965। तो देखो 1954 में जो सबसे पहले पहला वाला भेद आ जाएगा, ठीक है, जिसका नाम रेखीय है। 1960 की हम बात करें तो दूसरा आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं,
जिसे हम साकीय या क्या कहते हैं, उसे आंतरिक कहते हैं प्यारे साथियों। 1962 में जो तीसरा आ जाएगा वह कौन सा है, मैथेटिक्स है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इसका जो आविष्कार हुआ है प्यारे साथियों वह सन 1962 में किया है। और किसने किया है, थॉमस एफ गिलबर्ट ने किया है। नाम क्या, मैथेटिक्स अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, मैथेटिक्स जो शब्द है ये मैथिन शब्द से बना है। कौन सी भाषा का है, ये ग्रीक भाषा का है मेरे प्यारे साथियों। ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड, संदीप जी ने एकदम शानदार और जानदार उचित जानकारी दी है। 1954, 1960, 1962 और 1965। वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों। तो आशा और उम्मीद करता हूं आज मेरे द्वारा ये जो जानकारी आप सभी को दी गई है आप सभी के समझ में आई होगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और इसी हम अपना जो समय है यही समय रहने वाला है। आप सभी से मेरा अनुनय विनय और करबद्ध प्रणाम या शिरोधार्य मेरा यही है आप सभी से एक तरह से कि इस समय आपको जुड़ना है और जो जितने भी आपके तमाम साथी गण थे जिनको पता नहीं था उन सबको आपको सूचना देनी है। ठीक है, हम इसी समय फिर वापस मिलते हैं नए बिंदु के साथ, सेकंड पार्ट के साथ मेरे प्यारे साथियों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।